In the previous video, we completed the four major collection data types that were a list, tuple, set, and dictionary. So, till yet, what we have learned is that how to store the data in Python using variables or different data types, different collection data types, and how to manage that data or how to work with that data. वी हैव लर्न दैट हम कैसे स्टोर कर सकते हैं डेटा को और उस पर डेटा पे कैसे काम कर सकते हैं। लेकिन अभी तक केवल क्या हम क्या कर रहे थे, केवल डेटा को स्टोर कर रहे थे, डेटा को प्रिंट कर रहे थे और वी वर चेंजिंग द डेटा, मॉडिफाइंग द डेटा। बट अब हम क्या सीखेंगे, अब एक्चुअल प्रोग्रामिंग सीखेंगे। मतलब आप मान लीजिए प्रोग्राम लिख रहे हैं, केवल आपको डेटा, ज़रूरी नहीं है कि केवल आपको डेटा ही स्टोर करना हो या डेटा को कुछ मॉडिफिकेशन करना हो। आपको उस डेटा के बेसिस पर कुछ डिसीजंस भी बनाने होंगे, कुछ लॉजिकल डिसीजंस लेने होंगे आपको। सो उन डिसीजंस को लेने के लिए, उन लॉजिकल थिंकिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए अब जो आज कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के नाम से ही पता चलता है कंडीशनल, दैट इज certain condition is being provided and you have to check, the interpreter will be checking that if the condition is true, then the response will be accordingly. If it's false, then it will be, response will be different from the first one, first condition. So that is how it works. Like, दैट इज नीड ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। बिकॉज अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक्चुअली कंडीशनल स्टेटमेंट्स का नीड क्या है और ये एक्चुअली है क्या। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए आप, मतलब आप अपने घर पे हैं एंड यू आर जस्ट रेडी टू मूव आउट फ्रॉम योर होम, जस्ट टू विजिट योर रिलेटिव्स हाउस और टू विजिट योर फ्रेंड्स हाउस और एनी वेयर यू वांटेड टू गो, एंड you just go, just check it out that if it's raining or not. So you go at the window of your house or home, you check it out if it is raining or not, and you make certain decision कि अगर रेनिंग हो रही होगी, अगर रेन हो रही होगी, बारिश हो रही होगी, तो मैं अम्ब्रेला लूँगा। और अगर रेन नहीं हो रही होगी, बारिश नहीं हो रही होगी, तो मैं अम्ब्रेला नहीं लूँगा। सो दैट वाज सर्टेन कंडीशन दैट यू अप्लाइड इन योर माइंड, सम लॉजिकल काइंड ऑफ कंडीशन। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसे ही लॉजिकल रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग कहते हैं कि आपने सिंपल से सिंपल चीज़ में भी डिसीजन बनाया अपना कि if it is raining outside, then I will take the umbrella with me, and if it's not raining, then I will not take the umbrella. So it's a condition. कंडीशन क्या थी यहाँ पे? पहली कंडीशन ये थी कि अगर बाहर बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला लिया जाएगा। और अगर दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर बारिश नहीं हो रही तो अम्ब्रेला नहीं लिया जाएगा। अब इस कंडीशन की, मतलब कंडीशन की खासियत ये है कि अगर बारिश हो रही होती है, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। इफ़ इट्स रेनिंग आउटसाइड, सो इट्स रेनिंग आउटसाइड मान लीजिए, सो आई विल टेक द अम्ब्रेला, सो मैं अम्ब्रेला लेके जाऊँगा। सो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स यू नीड नॉट टू मूव टू द सेकंड कंडीशन फॉर द चेकिंग और फॉर एग्जीक्यूशन पर्पस, क्योंकि पहली कंडीशन ही हमारी सेटिस्फाई हो गई। सो पहली कंडीशन की स्टेटमेंट हमने रन करी, दैट मीन्स पहली कंडीशन की स्टेटमेंट क्या थी, टू टेक एन अम्ब्रेला इफ इट्स रेनिंग। सो हमने अम्ब्रेला ले लिया। दूसरी कंडीशन पे हम मूव ऑन ही नहीं करे, बिकॉज पहली अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो हम दूसरी पे मूव नहीं करते हैं। सो दैट इज दिस दिस कंसेप्ट ऑल्सो इन पाइथन इज देयर एज कंडीशनल स्टेटमेंट्स। और यही कंसेप्ट है, बिल्कुल जैसे बेसिक टर्म्स मैंने आपको बताया, ऐसी एग्जांपल्स हम यूज़ भी करते हैं समझाने के लिए, और हम इसके कोड भी लिख सकते हैं, प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। सो व्हाट एक्चुअली डज इज दैट समटाइम्स व्हेन वी वांट टू मेक डिसीजंस, लाइक सिंपल एग्जीक्यूशन से हटके, सिंपल एग्जीक्यूशन या सिंपल स्टोरेज से हटके हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हों, लाइक टू कुछ सर्टेन कंडीशंस हो हमारे पास, उसके बेसिस पर हमें डेटा को एग्जीक्यूट करना हो। सो दैट इज वेयर कंडीशनल स्टेटमेंट्स हेल्प्स। सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इट लेट्स पाइथन check a condition before executing the code. So first the condition is being checked, and then if it's true or if it's false, then the code is executed based on that, and a condition produces a boolean result. जब मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स का बताया था, कंपैरिजन ऑपरेटर्स बताया था, समझाए थे। सो मैंने आपको उसमें बताया था कि उनका जो रिजल्ट आता है वो बूलियन रिजल्ट आता है। बूलियन मीन्स इधर योर आउटपुट विल बी ट्रू और योर आउटपुट विल बी फॉल्स। सो उनका रिजल्ट आता है ट्रू और फॉल्स। सो यहाँ पे भी सेम काम है, कंडीशंस का भी रिजल्ट आता है बूलियन, ट्रू और फॉल्स। अभी जैसे सिंपल एग्जांपल वो जो हमने लिया था अम्ब्रेला वाला, उससे समझते हैं। अब मैंने कहा इफ़ इट्स रेनिंग आउटसाइड, then I will take the umbrella. And if it's not raining outside, I will not take the umbrella. These are the two conditions. And what I'm doing is I'm like trying to explain that it returns a boolean result, मतलब ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में कैसे देगा। मैंने क्या कहा, इफ इट्स रेनिंग आउटसाइड, सर पहले मैंने चेक करा
क्या सही में बारिश हो रही है, if it's really raining outside or not. If it's raining, then interpreter will return true, and if it's not raining, then interpreter will return false. And if it's raining, then interpreter will return true, and as soon as the interpreter returns true, that means the condition is true, that condition is satisfied. And then inside that condition, जो भी उस condition के अंदर statement थी वो रन हो जाएगी, execute हो जाएगी. पहले क्या करा हमने, condition को check करा, execution हुआ बाद में. Execution is based upon the condition we check. कंडीशन के ऊपर एग्जीक्यूशन बेस्ड है. अगर कंडीशन चेक नहीं होगी तो एग्जीक्यूशन नहीं होगा. कंडीशन अगर ट्रू है तो उसके बेसिस पर एग्जीक्यूशन होगा, कंडीशन फॉल्स है तो उसके बेसिस पर होगा. हो सकता है कंडीशन ट्रू है तो पहली स्टेटमेंट रन हो, कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी स्टेटमेंट रन हो. तो दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो सबसे पहले क्या हुआ, इफ इट्स रेनिंग आउटसाइड, यस इट्स रेनिंग, सो इट्स ट्रू. देन ट्रू आते ही मतलब आपको ट्रू देखने को नहीं मिलेगा रिजल्ट में, आपको आउटपुट में तो वही देखने को मिलेगा जैसे आप स्टेटमेंट लिखोगे. दैट मीन्स अगर आपने लिखा इफ इट्स रेनिंग आउटसाइड देन आई विल टेक द अम्ब्रेला, सो आपकी स्टेटमेंट क्या हुई, आई विल टेक द अम्ब्रेला. और कंडीशन क्या हुई, इफ इट्स रेनिंग आउटसाइड. सो इफ इट्स रेनिंग आउटसाइड इट्स ट्रू, देन स्टेटमेंट प्रिंट हो गई, देन आई विल टेक द अम्ब्रेला. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. और इफ इट्स रेनिंग आउटसाइड बिकम्स फॉल्स, मतलब बारिश नहीं हो रही, सो स्टेटमेंट क्या हुई इसकी, आई विल नॉट टेक द अम्ब्रेला. सो दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ इट, एंड दैट इज इट, इट विल बी प्रिंटेड. सो दैट इज हाउ दीज इनिशियल स्टेटमेंट वर्क्स. सो इसका लॉजिक यही है. थ्योरेटिकल वे में बताऊँ तो पहले कंडीशन होती है आपके पास, कंडीशन का बूलियन रिजल्ट मिलता है आपको. First, it checks the condition in the form of Boolean results, true or false. If it's true, then statement is been printed of that statement of that condition, and if it's false, then another statement is been printed of another condition. So पहले condition होगी, फिर उसका Boolean value आ गई आपके पास ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में इंटरप्रेटर के पास. उसके बाद डिसीजन मेकिंग होगी, मतलब स्टेटमेंट एक्चुअली एग्जीक्यूट होगी, आपका कोड एक्चुअली एग्जीक्यूट होगा बेस्ड ऑन दैट कंडीशन यू चेक्ड. सो एक एग्जाम्पल यहीं पे मैंने अभी लिया था कि इफ़ इट्स रेनिंग टेक एन अम्ब्रेला, एंड दैट्स द फर्स्ट कंडीशन एंड फर्स्ट स्टेटमेंट. सो कंडीशन इज इफ इट्स रेनिंग, then its statement is take an umbrella. So take an umbrella is the sub part of the condition. मतलब take an umbrella डिपेंडेंट है कंडीशन पे इफ इट्स रेनिंग, क्योंकि रेनिंग अगर बारिश हो रही होगी तभी अम्ब्रेला लिया जाएगा. सो दैट इज वाई द स्टेटमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन द कंडीशन. सो अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी. देन अनदर कंडीशन विल बी एग्जीक्यूटेड. if it's not raining outside, then I will not take the umbrella. So that is how these things works. अब बात करते हैं कैसे हम कंडीशन को बिल्ड करते हैं एक्चुअली. मतलब अभी हमने देखा तो सही कि हम कैसे थ्योरेटिकली हमने समझा कि लॉजिक कैसे लगाते हैं, डिसीजन कैसे बनाते हैं, उनकी ज़रूरत क्या है और एक काम कैसे करते हैं. लेकिन अब देखते हैं हाउ टू बिल्ड अ कंडीशन. हम कंडीशन को बनाते कैसे हैं. हमने बेसिक लैंग्वेज में तो हमने डेली लाइफ में हमने सिंपल इंग्लिश के तौर पे हमने कंडीशन को बना लिया, लेकिन हम पाइथन इंटरप्रेटर में, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में, भाषा में कैसे हम कंडीशन को बनाते हैं. देखिए ऑलमोस्ट इट्स लाइक इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, लेकिन कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा बेस्ड ऑन दैट कंडीशन, और कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं. ऑपरेटर्स मैंने आपको पहले पढ़ा दिए. इफ़ यू हैवंट सीन द वीडियो, गो इन प्ले लिस्ट एंड वॉच इट आउट. सो ऑपरेटर्स के बेसिस पर हम कंडीशंस को अप्लाई करते हैं. इट कैन बी मेंबरशिप ऑपरेटर्स, और इट कैन बी कंडीशनल, इट कैन बी लॉजिकल ऑपरेटर्स, और इट कैन बी कंपैरिजन ऑपरेटर्स. सो आपको पता है कि इन ऑपरेटर्स का जो रिजल्ट आता है बूलियन वैल्यूज़ में आता है, ट्रू और फॉल्स के बेसिस पर. सो कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं जिनकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स के बेसिस पर आती है. जैसे कि इक्वल टू का सिंबल जो होता है, मैंने आपको बताया था पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर डबल इक्वल टू का सिंबल जब लगाते हैं सो उसे कहते हैं इक्वल टू. दैट मीन्स वी आर चेकिंग इफ दिस side is equals to this side, if left side is equals to right side or not. That is what we mean by the equal to sign. लेकिन असाइनमेंट का साइन यहाँ पे अलग होता है. असाइनमेंट का साइन होता है सेवन एक सिंगल इक्वल टू. मैथमेटिक्स में क्या होता है, सिंगल इक्वल टू से आप चीज़ों को चेक भी कर लेते हो, वैल्यू को दोनों तरफ चेक करने का मतलब भी होता है उसका असाइनमेंट इक्वल टू सेम ही चीज़ होती है उसमें. लेकिन पाइथन के अंदर असाइनमेंट के लिए आपके पास सिंगल ऑपरेटर है, दैट मीन्स सिंगल इक्वल टू ऑपरेटर. और अगर आपको इक्वल टू सिंबल यानी कि कंपेयर करना चीज़ों को दोनों तरफ, तो आप डबल इक्वल टू लगा सकते हो. That is how this is the difference between double equal to and single equal to. And then we have not equals to an exclamation mark, and then equal to symbol, then greater than, less than, greater than equal to, or less than equal to. That all you know. So एक एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया एज इक्वल्स टू 18, और यहाँ पे एक कंडीशन ली हमने विदाउट यूजिंग एनी कंडीशनल स्टेटमेंट. हमने केवल नॉर्मल एक कंडीशन ली. इसे भी एक तरह की कंडीशन ही कहेंगे. कंपैरिजन भी एक तरह की कंडीशन ही तो है. मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं कि इफ़ इट्स टू, if it's greater or not, if it's less, if it's smaller or not, if it's equal or not. So ये भी तो एक तरह की कंडीशन है.
तो इसका आउटपुट भी क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स के बेसिस पर आएगा। सो हमने क्या लिखा, एज 18 लिखी, फिर हमने दूसरी स्टेटमेंट लिखी, एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। दैट मीन्स वी हैव आस्क्ड द इंटरप्रेटर टू चेक इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 और नॉट। ग्रेटर देन इक्वल्स टू मीन्स अगर एज 18 से बड़ी है तो भी चलेगा, और एज अगर 18 के इक्वल है तो भी चलेगा। सो उसने क्या करा, इंटरप्रेटर ने चेक करा कि क्या एज 18 से बड़ी है, एज 18 से बड़ी नहीं है। फिर एज ग्रेटर देन इक्वल टू था तो उसने चेक करा कि क्या एज 18 के बराबर है, एंड यस एज 18 के बराबर था, तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, ट्रू। सो दैट इज हाउ द कंडीशन इज बिकम्स ट्रू, देन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो कंपैरिजन रिजल्ट्स आर बूलियन वैल्यूज। कंपेयरिंग जब भी हम करेंगे इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के थ्रू, हमेशा बूलियन वैल्यूज आएंगे हमारे पास, ट्रू और फॉल्स के बेसिस पर। इंटरप्रेटर के पास उसके बेसिस पर स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी। सो लाइक इन रिजल्ट्स को हम डायरेक्टली, जैसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्टली इन रिजल्ट्स को कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कैसे। अब कंडीशनल स्टेटमेंट एक्चुअली पढ़ते हैं कौन कौन सी होती हैं। सो फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशनल स्टेटमेंट इज इफ स्टेटमेंट। अब ऐसा कुछ मान लीजिए कि इस स्टेटमेंट के बिना आगे दो स्टेटमेंट और आती हैं, एल्स एल्स इफ स्टेटमेंट एंड एल्स स्टेटमेंट। लेकिन अगर आपके पास इफ स्टेटमेंट नहीं है तो इफ स्टेटमेंट के बिना ना ही तो आप एल्स इफ स्टेटमेंट चला सकते हो, ना ही आप एल्स स्टेटमेंट चला सकते हो। सो दैट मीन्स इफ स्टेटमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर टू स्टेटमेंट्स, बट अदर टू स्टेटमेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन इफ स्टेटमेंट। अगर आपको उन दोनों का यूज़ करना है तो पहले आपके पास एक इफ स्टेटमेंट ज़रूर होनी चाहिए, और अगर आपके पास इफ स्टेटमेंट नहीं है तो वो दोनों वर्क ही नहीं करेंगे। दैट इज हाउ दिस थिंग्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। सो इफ स्टेटमेंट का काम क्या होता है, इट चेक्स अ कंडीशन एंड देन एग्जीक्यूट्स द ब्लॉक ऑफ कोड रिटन इनसाइड दैट इफ कंडीशन विद एन इंडेंटेशन। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। मैंने जब आपको इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, मैंने उसकी एक अलग सी वीडियो बनाई थी, इसीलिए बनाई थी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मैंने आपको इफ स्टेटमेंट का वहाँ पे भी एग्जांपल दिया था, लेकिन आपको डिटेल में नहीं बताता क्योंकि अभी वरन लाइक हम इफ स्टेटमेंट नहीं पढ़ा रहे थे उस टाइम पे। हम बस क्या पढ़ा रहे थे, हम बस इंडेंटेशन को समझाना चाह रहे थे। सो मैंने आपको क्या बताया था कि इंडेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पाइथन। ये केवल रीडेबिलिटी के लिए नहीं होता है, इट इज़ लाइक इसका रियल इंपॉर्टेंस होता है, इसकी मीनिंग होती है। और अगर आप इंडेंटेशन से प्रॉपर नहीं लगाते हो तो आपका पूरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बदल जाता है और ख़राब हो सकता है। सो हाउ डट इज लाइक मैंने बताया था कि आपको डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट 4 स्पेसिस का इंडेंटेशन होता है पाइथन इंटरप्रेटर में। और अगर आप VS कोड जैसे इंडेंटेशन का इस्तेमाल करते हो तो आप जैसे ही एंटर क्लिक करते हो तो आपका इंडेंटेशन अप्लाई हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट 4 स्पेसिस का, या फिर आप टैब की का इस्तेमाल करके डायरेक्ट 4 स्पेसिस जंप कर सकते हो एक साथ। और मैंने आपको ये बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि आप 4 स्पेसिस का इस्तेमाल करो। 4 स्पेसिस क्या होता है, स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब कोडिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं कुछ लिखने के। सब प्रोग्रामर उनका ध्यान रखते हैं, चीज़ों को करते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा देने हैं कम देने हैं स्पेसेस तो आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक ब्लॉक ऑफ कोड में, पूरे ब्लॉक ऑफ कोड में, यानी कि एक इफ स्टेटमेंट अगर आपके पास है तो जब तक वो ब्लॉक चलेगा पूरा, उसके अंदर पूरी इंडेंटेशन एक तरीके की होनी चाहिए। मतलब आपने पहली लाइन में इफ स्टेटमेंट के बाद दो दो स्पेसिस का गैप दिया तो अगली लाइन में भी दो का ही होना चाहिए, अगली लाइन में भी दो का ही होना चाहिए। सो ये कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। सो तभी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, वरना एरर शो होगा, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा इंटरप्रेटर कि कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा कोड कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है। सिर्फ ब्लॉक डिफाइन करता है। इंडेंटेशन क्या करता है, एक्चुअली पाइथन के अंदर ब्लॉक को डिफाइन करता है, कंप्लीट ब्लॉक को, कंप्लीट कैटेगरी को डिफाइन करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ डिफाइन करता है। जैसे इफ कंडीशन के अंदर आपने देखा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इफ कंडीशन के अंदर स्पेसेस के बाद पूरे 4 स्पेसेस बाय डिफॉल्ट के स्पेसेस के बाद स्टेटमेंट लिखा है। सो दैट इज द एक्चुअल सिंटेक्स, हाउ डू वी राइट द इफ कंडीशन, हाउ डू वी अप्लाई द इफ कंडीशन टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट। सबसे पहले हम लिखते हैं इफ कीवर्ड। इफ एक कीवर्ड है, एक इनबिल्ट कीवर्ड है, और इफ कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम इफ कंडीशन को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इफ कीवर्ड लिखते हैं, देन वी अप्लाई द कंडीशन, देन वी राइट द कंडीशन व्हाट एग्जैक्टली द कंडीशन वी वांट टू चेक। उसके बाद कॉलन लगाते हैं, कॉलन के बाद एंटर करते हैं, और एंटर के बाद 4 स्पेसेस देके, स्टैंडर्ड्स में 4 स्पेसेस देके, बाकी आपकी मर्जी है। बट मेंटेन रखना है आपको कंसिस्टेंसी की, अगर आप 4 दे रहे हो तो 4 ही देते रहो आगे भी। और बेहतर होगा कि आप कुछ ऐसे एडिटर का इस्तेमाल करें, VS कोड जैसे एडिटर, VS कोड डाउनलोड कर लीजिए, जो आप एंटर करें तो आपको डायरेक्ट स्पेसेस मिले बाय डिफॉल्ट। सो आप एंटर करेंगे तो आपको स्टेटमेंट लिखनी है, दैट इज़ द स्टेटमेंट वो लिखनी है जो आप एग्जीक्यूशन चाहते हैं, जिस चीज़ का एग्जीक्यूशन चाहते हैं। मतलब अगर वो कंडीशन 2 हो गई तो आप क्या चाहते हैं, क्या प्रिंट हो। सो दैट स्टेटमेंट यू हैव टू राइट इन दिस। सो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। सो ये सिंपल एक प्रॉपर सिंटेक्स है इफ कंडीशन इस्तेमाल करने का, ये सेम रहता है हर बार, और दैट इज फिक्स्ड। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, और यू कैन राइट इट इन योर नोट्स और एज वेल और रिमेंबर इट। सो एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल था एज, जिसके अंदर एक वैल्यू स्टोर थी 20। अब 20 वैल्यू जो स्टोर थी, हमने एक कंडीशन अप्लाई करी उसके अंदर, इफ कंडीशन। इफ कंडीशन इफ स्टेटमेंट क्या करती है, पहले कंडीशन के बेसिस पर
उसके बाद इंडेंटेड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करती है, एक कंडीशन को चेक करती है, उसके बाद उसके अंदर जो ब्लॉक होता है उसे एग्जीक्यूट करती है। वो कैसे, पहले यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। एज इक्वल टू 20 था, हमने क्या करा, इफ कंडीशन लगानी थी, इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना था। सबसे पहले हमने सिंटेक्स को फॉलो करा, इफ कीवर्ड लिखा, इफ, देन वी रोट द कंडीशन, कौन सी कंडीशन हमें चेक करनी है, इफ इट्स ट्रू और फॉल्स। सो कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन हमने बना ली अपनी तरफ से, कंडीशन हम कुछ भी बना सकते हैं अपनी तरफ से, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। इफ सर्टेन पर्टिकुलर क्वेश्चन इज आस्क्ड, और इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू इफ यू आर प्रैक्टिसिंग अलोन इंडिविजुअली। सो हमने एक नॉर्मल कंडीशन ले ली, एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। दैट मीन्स चेक करना है हमें इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। अब इसकी हिंदी में आ जाते हैं, हिंदी में सिंपल भाषा में इसको बताता हूँ मैं आपको। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, तो इफ क्या होता है हिंदी में, अगर। इफ का मतलब होता है अगर, अगर ऐसा है तो ऐसा करो। दैट इज व्हाट इट मीन्स इन हिंदी, इन बेसिक लैंग्वेज। अगर मैं रियल लाइफ लैंग्वेज में बात करूँ, सो इसका मतलब क्या होता है, इस कंडीशन का सिंपल मतलब होता है, मतलब नॉर्मल इंग्लिश है और मैथमेटिक्स अप्लाई हो रही है, कुछ भी और अलग अप्लाई नहीं हो रहा है। सो क्या करा इसने, इसका मतलब है, जैसे कि क्वेश्चन है कि इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, कंडीशन है इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। सो कंडीशन है एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, देन हमने कॉलन लगाया, उसके अंदर इंडेंटेशन लगा के 4 स्पेसेस का हमने एक स्टेटमेंट दी, जो स्टेटमेंट आप चाहते थे एग्जीक्यूट होना। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए। सो स्टेटमेंट हमने लिख दी, प्रिंट यू आर एन एडल्ट। सो इसका हिंदी में बेसिक लैंग्वेज में मतलब समझते हैं, इसका मतलब है अगर एज वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो 18 या 18 के बराबर, 18 से बड़ी या 18 के बराबर है, सो आपको क्या प्रिंट करना है, दैट यू आर एन एडल्ट। सो आपको ये स्टेटमेंट प्रिंट करनी है, दैट इट्स द सिंपल मीनिंग ऑफ इट, कि इट चेक्स द एज, इफ इट्स ग्रेटर देन 18 और इट्स इक्वल टू 18, देन इट्स ट्रू, देन इट विल बी प्रिंटेड एज यू आर एन एडल्ट। और अगर ये फॉल्स है तो प्रिंट स्टेटमेंट पे हो जाएगा ही नहीं। अगर कंडीशन ही फॉल्स हो गई सो वो उसके अंदर जाता ही नहीं है, ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ही। इसकी खासियत होती है, इससे एग्जीक्यूशन टाइम बचता है और वी कैन मेक द डिसीजंस मच मोर क्विकर। सो इससे क्या होता है, हमने इफ कीवर्ड का इस्तेमाल करा, कंडीशन लगाई, पहले इंटरप्रेटर कंडीशन को चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू है तभी वो अंदर जाता है इफ ब्लॉक के अंदर। इफ ब्लॉक के अंदर कहाँ जाता है, स्टेटमेंट के अंदर, जो हमने लिखा प्रिंट यू आर एन एडल्ट। सो यू आर एन एडल्ट तभी प्रिंट होगा जब कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू थी इसी वजह से प्रिंट हुआ यू आर एन एडल्ट, बिकॉज एज वॉज 20 एंड द कंडीशन वॉज एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, दैट इज ट्रू। सो दैट मीन्स यू आर एन एडल्ट इज प्रिंटेड। अदरवाइज स्टेटमेंट इग्नोर हो जाती है, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली इग्नोर्ड, इट इज नॉट, it does not give any error, or it does not get printed. So that is how it works. So Python checks the condition, if it's true, if it becomes true, the indented means the block of code inside that the statements it runs, and if it's false, Python skips that block, पूरे ब्लॉक को skip कर देती है। मतलब if स्टेटमेंट के अंदर आपने इफ कंडीशन, उसके अंदर स्टेटमेंट लिखी, आपने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट, मान लीजिए 3-4 स्टेटमेंट लिखी, उसके अंदर कंडीशन एक ही थी। अगर आपकी कंडीशन को चेक करने के बाद पहले क्या होगा, पहला काम क्या है, कंडीशन को चेक करना। अगर आपकी कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट है सारी सारी इग्नोर हो जाएंगी, और पूरी ब्लॉक ऑफ कोड जो है इफ स्टेटमेंट का पूरा क्लोज हो जाएगा और पूरा इग्नोर कर दिएगा, पूरा स्किप हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी कंडीशन थी वही फॉल्स थी। सो यही चीज़ यहाँ पे दे रखी है कि इंडेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कि अगर आपने एज, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, देन कॉलन, और उसके नीचे से ही, इफ के नीचे से ही बिल्कुल आपने प्रिंट लिख दिया, प्रिंट एडल्ट। सो दैट मीन्स यू हैव यूज्ड 2 डिफरेंट लाइन्स ऑफ कोड, आपने 2 डिफरेंट लाइन्स ऑफ कोड लगा दिए, और इंटरप्रेटर यहाँ पे एरर रेज करेगा, बिकॉज द इफ स्टेटमेंट कैन नॉट बी एम्प्टी, इफ स्टेटमेंट एम्प्टी नहीं हो सकती, तो इंटरप्रेटर यहाँ पे एरर रेज करेगा कि आपने इफ स्टेटमेंट को एम्प्टी कर दिया, भले ही आपने प्रिंट स्टेटमेंट दिया हो, प्रिंट एडल्ट, लेकिन आपने इंडेंटेशन अच्छे से अप्लाई नहीं करा, और इंटरप्रेटर ये समझ नहीं पाएगा कि आप इंडेंटेशन अप्लाई करना भूल गए हैं, कि ये स्टेटमेंट इसी ब्लॉक की है। आपको खुद एक्सप्लिसिटली इंडेंटेशन अप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो समझेगा कि किस ब्लॉक की कौन सी स्टेटमेंट है, तभी वो एग्जीक्यूशन प्रॉपर्ली होगा। सो इंडेंटेशन मैटर्स। इफ स्टेटमेंट के अंदर, इफ कंडीशन, उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखी गई है वो ही एग्जीक्यूट होगी, केवल उस कंडीशन के बेसिस पर पूरा ब्लॉक हो जाएगा वो एक। सो एलिफ एंड एल्स स्टेटमेंट की बात करते हैं, ये क्या करते हैं। सो एलिफ और एल स्टेटमेंट बेसिकली समझ लेते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा, इफ स्टेटमेंट। अब इफ स्टेटमेंट के आगे ही ये दोनों स्टेटमेंट्स आती हैं, ये भी दोनों स्टेटमेंट्स हैं, ये भी दोनों कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, एलिफ और एल्स। लेकिन अब बात ये है कि हम हम ये देख रहे हैं कि हाउ डज दिस वर्क। हमने अभी इफ स्टेटमेंट जब पढ़ा, तो मैंने आपसे ये बात कही कि आपके पास 3 तरह की स्टेटमेंट्स हैं बेसिकली, इफ, और 2 तरह की और हैं। अब मैं आपको नाम बता चुका हूँ, एलिफ एंड एल्स, पाइथन के अंदर। और मैंने आपको ये बताया कि अगर आपके पास इफ स्टेटमेंट नहीं है, if you haven't used the if statement first, then you cannot apply the elif and else statement,
एंड मैंने आपको बताया कि इफ स्टेटमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर टू स्टेटमेंट्स बट अदर टू स्टेटमेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन इफ स्टेटमेंट। मतलब आपको इन दोनों को अप्लाई करना है तो आपको एक इफ स्टेटमेंट तो चाहिए ही होगी सबसे पहले आपको एक इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना होगा, उसके बाद ही एलिफ या एल स्टेटमेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप चाहो तो। सो अब समझते हैं एलिफ के साथ, एलिफ एग्जैक्टली है क्या। सो एलिफ का मतलब सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि एलिफ को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास इफ होना ही चाहिए। एलिफ को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास इफ होना चाहिए, चाहे एल्स यूज़ कर रहे हो उसके लिए भी आपके पास इफ स्टेटमेंट होना चाहिए। अभी एलिफ समझ रहे हो तो एलिफ समझते हैं। सबसे पहले क्या करता है, एलिफ का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले इफ स्टेटमेंट है आपके पास एक, आपने एक इफ स्टेटमेंट सीखी है अभी। इफ स्टेटमेंट के अंदर आपने लिखा इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 और उसके अंदर आपने लिखा प्रिंट एडल्ट। और उसके बाद मान लीजिए आपके पास पहली कंडीशन तो हो गई। अब आपको क्या है, मान लीजिए आपके पास वो कंडीशन ट्रू हो गई तो आपका प्रिंट हो जाएगा एडल्ट। और अगर मान लीजिए कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या प्रिंट होगा, हमने ऐसा कुछ तो दिया ही नहीं कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या प्रिंट होगा। सो नथिंग विल बी प्रिंटेड इफ द कंडीशन विल बी फॉल्स, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। सो कुछ आउटपुट तो आना चाहिए जिससे कि अच्छा लगे पढ़ने में और समझ भी आए यूज़र को कि उसने एग्जैक्टली बनाया क्या, उसने किसी प्रोग्राम क्या लिखा है। कि अगर ब्लैंक शीट आएगी तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये आउटपुट आ रहा है या फिर आपका कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है। सो आप क्या करेंगे, पहले आपने कंडीशन दी, कंडीशन के अंदर आपने स्टेटमेंट दी, कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट रन होगी और कंडीशन फॉल्स होगी तो भी आप एक स्टेटमेंट दोगे जो कि रन नहीं होगी, जो रन होगी इफ कंडीशन बिकम्स फॉल्स। सो दैट इज वेयर एलिफ कम्स इन प्लेस कि आपने क्या करा, दूसरी इफ कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, पहली कंडीशन जो आपने इफ के साथ दी, इफ कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो उसकी स्टेटमेंट तो रन नहीं होगी, वो पूरा ब्लॉक ऑफ कोड स्किप हो जाएगा। फिर वो आ जाएगा एलिफ पे, आप एलिफ का इस्तेमाल करके नई कंडीशन दे सकते हो इफ़ यू वांट टू चेक अनदर कंडीशंस। अब आपके तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ एलिफ की, तो एलिफ बस एक कीवर्ड का डिफरेंस है फॉर एलिफ में और बाकी सब सिंटेक्स सेम है। बस आप एलिफ के बाद कंडीशन अप्लाई करते हो, देन कॉलन एंड देन आफ्टर इंडेंटेशन यू गिव द स्टेटमेंट दैट यू वांट टू प्रिंट इफ द कंडीशन बिकम्स ट्रू। सो इसका एग्जैक्टली काम ये है कि अगर आपके पास बहुत मल्टीपल काइंड्स ऑफ कंडीशंस हैं जो आपको चेकआउट करनी है, जो आपको चेक करनी है दे आर ट्रू और नॉट बेस्ड ऑन दैट कंडीशंस। सो अगर आपको चेक करनी है तो आप एलिफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि एक के लिए तो आप इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो और मल्टीपल के लिए आप इफ स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप इफ स्टेटमेंट बार बार यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन वो वही है ना कि एक गुड प्रोग्रामर की क्या खासियत होती है, एक गुड कोडिंग प्रैक्टिस क्या होती है, क्योंकि हमें वो चीज़ें भी ध्यान में रखनी है साथ साथ सीखने के कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि एग्जीक्यूशन टाइम जो कोड ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होती है चीज़ों की। जब आप आगे आगे बढ़ेंगे चीज़ों को पढ़ेंगे और आगे भी डीप जाएंगे तो आप समझेंगे कि इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। हर चीज़ का कॉन्सेप्ट हर तरह के डेटा के बेस पर हम हर तरह का अलग तरह का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इसी वजह से हम इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इतनी तरह की स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं, इतने तरह के ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं, ताकि जिस भी तरह का डेटा है हम उसी बेसिस पर उसे स्टोर कर पाएँ, उसको एग्जीक्यूट कर पाएँ, उसी तरह से उस पर मॉडिफिकेशन कर पाएँ। So elif checks another statement, another condition when the previous condition was false। अगर पहली कंडीशन फॉल्स होगी तभी वो एलिफ पे आएगा चेक करने इंटरप्रेटर। मान लीजिए आपके पास इफ कंडीशन थी और इफ कंडीशन में अंदर आपने स्टेटमेंट लिखी थी, इफ कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो स्टेटमेंट तो उसकी प्रिंट ही नहीं होगी, पूरा ब्लॉक स्किप हो जाएगा। अब वो आगे देखेगा आगे कुछ है, वो देखेगा आगे हाँ एलिफ है, एलिफ के साथ एक नई कंडीशन होगी, एलिफ के साथ एक नई कंडीशन होगी, वो फिर चेक करेगा इफ इट्स ट्रू और फॉल्स। इफ इट्स ट्रू that the statement inside the elif कीवर्ड और elif कमांड और elif स्टेटमेंट जो उसके अंदर elif कंडीशन के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट हो जाएगी। और अगर elif कंडीशन के बाद भी जो आपने elif कंडीशन दी है वो भी फॉल्स हुई तो उसके अंदर की स्टेटमेंट भी प्रिंट नहीं होगी। अगर आपके पास और कंडीशंस हैं तो आप elif का इस्तेमाल कर सकते हो और जितने कंडीशंस हैं elif का इस्तेमाल करते रहो, जब भी आपको ट्रू कंडीशन मिलेगी तो उसकी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो दैट्स हाउ elif वर्क्स। सो एलिफ इट चेक्स अनदर कंडीशन व्हेन द प्रीवियस कंडीशन इज फॉल्स। जब पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तभी इस पे आता है इंटरप्रेटर। याद रखिएगा इंटरप्रेटर तभी आगे बढ़ता है जब पहली वाली फॉल्स हो जाती है, स्टेटमेंट तो दूसरे पे आ जाता है, फिर दूसरी फॉल्स हो जाती है तो तीसरे पे आ जाता है। जहाँ पे भी ट्रू हो गई वहीं पे एग्जीक्यूशन को रोक देता है प्रिंट करके। जहाँ पे एक बेसिक बहुत सिंपल एग्जांपल ले रखा है किस चीज़ का, मार्क्स का एग्जांपल कैसे ले रखा है कि क्योंकि हमारे पास मार्क्स के अंदर काफ़ी सारे मार्क्स होते हैं, हर बच्चे के अलग अलग मार्क्स होते हैं और मार्क्स की अलग अलग कैटेगरीज होती है। मार्क्स को कैटेगरी बेसिस में बांट रहे हैं, हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जहाँ पे मार्क्स को अलग अलग कैटेगरी बेसिस पर बांट रहे हैं। सो उसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग कैटेगरी होंगी तो अलग कंडीशन बनेगी, एक से ज़्यादा कंडीशन बनेगी। सो हम इफ स्टेटमेंट तो एक इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम मल्टीपल एलिफ स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं टू चेक आउट दैट कंडीशंस एंड बेस्ड ऑन दैट कंडीशन वी कैन गेट द आउटपुट। पहले हम मान लीजिए एक एग्जांपल यही वाला ले लेते हैं। पहले हमने क्या करा, मार्क्स दे रखे थे हमें 75 एंड इफ मार्क्स इक्वल टू 75, पहली कंडीशन हमने लगाई इफ कीवर्ड लगा के, सिंटेक्स सेम रहा, इफ
एंड देन कंडीशन वी हैव गिवन इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90। इसका मतलब है कि अगर मार्क्स 90 या 90 से ज़्यादा है तो यू नीड टू प्रिंट एक्सीलेंट, यू हैव टू प्रिंट एक्सीलेंट। ये पूरा एक कंप्लीट ब्लॉक हो गया। अगर मार्क्स 90 या 90 से ज़्यादा है तो प्रिंट करो एक्सीलेंट, देन ये पूरा कंप्लीट ब्लॉक हो गया। अब दूसरा ब्लॉक है एलिफ। एलिफ के अंदर, एलिफ के बाद वही कंडीशन है, वही सिंटेक्स है, बस कीवर्ड चेंज हो रहा है, एलिफ और इफ। सो एलिफ के अंदर आपने क्या लिखा, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अगर मार्क्स 60 या 60 से ज़्यादा है तो यू नीड टू प्रिंट कोड। सो वो पहली कंडीशन चेक करेगा, पहली कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरी कंडीशन पे आ जाएगा, दूसरी कंडीशन पे चेक करेगा कि मार्क्स अगर 60 या 60 से ज़्यादा है तो यू नीड टू प्रिंट कोड। और if you have third condition also कि if marks is less than this or this then you have to print fail or very bad, that kind of thing। so ऐसे ही आप एक से ज़्यादा मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए आप एलिफ का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन रिमेंबर दैट एलिफ और एल्स जो भी स्टेटमेंट्स है इफ़ के बिना कुछ भी नहीं है। एक इफ़ स्टेटमेंट आपको पहले चाहिए होगी तभी आपका एलिफ स्टेटमेंट इस्तेमाल कर पाओगे आप, वरना डायरेक्ट आप एलिफ करने जाओगे इस्तेमाल तो एरर शो होगा, आपका एलिफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो अब एल्स को समझ लेते हैं। एल्स क्या करता है, एलिफ की तरह ही होता है एल्स भी, लेकिन इसका सिंटेक्स अलग होता है, इसका सिंटेक्स अलग होता है, उसका तरीका अलग होता है इसे यूज़ करने का। हमने अभी तक क्या पढ़ा, इफ़ के अंदर क्या होता है, पहले हम इफ़ स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ़ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एलिफ एंड एल्स। इफ़ के साथ हम कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन की बेसिस पर हम स्टेटमेंट को चेक करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी सो स्टेटमेंट विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। ये तो समझा हमने इफ़ के अंदर। फिर हमने समझा कि एक से ज़्यादा अगर हमारे मल्टीपल कंडीशन तो पहली कंडीशन के लिए तो हमने इफ़ यूज़ कर लिया, इफ़ कीवर्ड का, इफ़ स्टेटमेंट का, इफ़ कंडीशन का। सो अगर हमारे पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो इफ़ के बाद हम एलिफ का, मल्टीपल एलिफ का इस्तेमाल कर सकते हैं टू कवर अप ऑल दोस कंडीशंस। सो हमने इफ़ के बाद अलग एलिफ, अलग एलिफ, उसके बाद उसके अंदर की स्टेटमेंट्स जिस भी एलिफ पे आके, मतलब इफ़ अगर फॉल्स आ गया तो वो एलिफ पे जाएगा अगले एलिफ पे, और एलिफ भी फॉल्स आ गया तो फिर वो अगले एलिफ पे जाएगा। जहाँ पे भी कंडीशन ट्रू होगी उसके अंदर की स्टेटमेंट को, उस ब्लॉक की स्टेटमेंट को वो प्रिंट कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। सो दैट हाउ दिस वर्क्स। अब एल्स की बात भी करें तो एल्स क्या करता है, एल्स भी डिपेंडेंट है इफ़ पे। आपको एल्स यूज़ करने के लिए भी एक, कम से कम एक इफ़ स्टेटमेंट की नीड है। अगर आपके पास एक भी इफ़ स्टेटमेंट नहीं है तो आप एल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि एल्स कम्प्लीटली डिपेंडेंट है ऑन दी, लाइक ऑन द प्रीवियस कंडीशंस। एल्स इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस कंडीशंस। इसका मतलब ये है कि एल्स कब एग्जीक्यूट होता है, जब आपने जितनी भी पहले कंडीशंस दी हैं, मे बी इट कैन बी इफ, इट कैन बी मल्टीपल इफ, इट कैन बी मल्टीपल एलिफ, जितनी भी आपने कंडीशंस अप्लाई करी है पीछे, इसका मतलब वो सारी फॉल्स हो गई, तब जाके इंटरप्रेटर लास्ट में आके रुका है एल्स पे। सो एल्स का मतलब होता है अगर ये सब में से कुछ भी एग्जीक्यूट ना हो, ये सब में से कुछ भी कंडीशन ट्रू ना हो, देन कम टू दिस एल्स एंड देन प्रिंट दिस। इसका मतलब एल्स के अंदर कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन नहीं देनी है आपको, इसका सिंटेक्स अलग होता है इफ़ एंड एलिफ से। इफ़ और एलिफ में दोनों में आप कंडीशन देते हैं, उसके बेसिस पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। एल्स के अंदर आपको कोई भी तरीके की आपको स्टेटमेंट नहीं देनी पड़े, आपको कंडीशन नहीं देनी पड़ेगी, डायरेक्ट स्टेटमेंट आपकी प्रिंट होगी, क्योंकि इसका मतलब यही होता है कि अगर प्रीवियस जितनी भी आपने कंडीशन दी थी अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हुई, अगर वो ट्रू नहीं थी, अगर वो फॉल्स थी, सो डायरेक्ट एल्स की कंडीशन को, एल्स की स्टेटमेंट को प्रिंट करो, उसमें कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं। सो इसको अब यूज़ कैसे कर सकते हैं आप, वो बताता हूँ मैं आपको। इफ़ स्टेटमेंट इज नेसेसरी फॉर एलिफ एंड एल्स बोथ, लेकिन इफ़ को आप अलग से भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया इफ़ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एलिफ एंड एल्स, लेकिन एलिफ और एल्स इफ़ पे डिपेंडेंट है। इन्हें एक एक स्टेटमेंट इफ़ की चाहिए होगी अगर इन्हें काम करना है तो। जैसे कि हमने एलिफ का इस्तेमाल करना है तो पहले उससे इफ़ स्टेटमेंट होनी चाहिए, एक पहली शुरुआत इफ़ स्टेटमेंट से होनी चाहिए, उसके बाद एलिफ का इस्तेमाल हो सकता है। ऐसा नहीं कि एलिफ पहले कर रहे हैं, इफ़ पहले कर रहे हैं। हिंदी बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में इस चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं आप। अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो अपने दिमाग में सोचिए, इस चीज़ को हिंदी में कन्वर्ट करने की सोचिए। पहले इस एग्जांपल से लेते हैं, इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 प्रिंट एक्सीलेंट। दैट मीन्स अगर मार्क्स 90 या 90 से ज़्यादा है, 90 या 90 से ज़्यादा है, तो हमें क्या प्रिंट करना है, एक्सीलेंट। इफ़ it's not greater than equals to 90 then automatically it moves on to the next condition, that is elif, then marks greater than equals to 60 print code। that means अगर नहीं तो मार्क्स या फिर मार्क्स। सो इफ़ का मतलब हो गया अगर, और एलिफ का मतलब हो गया या फिर। इफ़ अगर और एलिफ या फिर, मतलब इफ़ अगर ऐसा है तो प्रिंट करो एक्सीलेंट, इफ़ अगर 90 से ज़्यादा है या 90 के बराबर है मार्क्स तो प्रिंट करो एक्सीलेंट, या फिर मार्क्स 60 या 60 से ज़्यादा है तो प्रिंट करो गुड। अदरवाइज इफ़ बोथ द कंडीशंस आर फॉल्स, अगर इफ़ स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं हो, इफ़ स्टेटमेंट भी फॉल्स है, दैट मीन्स मार्क्स 90 या 90 के बड़े, 90 या 90 से ज़्यादा नहीं है, और दूसरी कंडीशन एलिफ स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई, दैट मीन्स मार्क्स 60 या 60 से ज़्यादा भी नहीं है। सो यू नीड टू प्रिंट, यू नीड टू यू द इंटरप्रेटर विल कम टू द एल्स स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट पर डायरेक्ट आ जाएगा, और यहाँ पे कोई कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि इसका रूल होता है कि अगर प्रीवियस स्टेटमेंट्स कोई भी रन नहीं करी, प्रीवियस कंडीशंस एग्जीक्यूट नहीं हुई, ट्रू नहीं हुई, तो डायरेक्टली एल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट दी जाएगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, वो रन हो जाएगी। सो दैट इज हाउ
it prints keep practicing if other previous ones are false. So that is how these syntax works and you can use. सो इनका कॉम्बिनेशंस, आप डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशंस में कॉम्बो में आप चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप सिंगल इफ़ का इस्तेमाल कर सकते हो, सिंगल इफ़ का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके पास केवल एक कंडीशन है। आप मल्टीपल इफ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो विदाउट एलिफ एंड एल्स। और आप मल्टीपल इफ़ का इस्तेमाल करना चाहो, लेकिन आपको बेहतर रहेगा कि आप सिंगल इफ़ और देन एलिफ और एल्स का इस्तेमाल करो, क्योंकि इससे कोड अच्छा रहता है पढ़ने में। इट इंक्रीजेस रीडेबिलिटी और एफिशिएंसी बढ़ती है कोड की, और एग्जीक्यूशन टाइम कम होता है। ये इसीलिए तो बनाए गए इतने स्टेटमेंट्स, वरना इफ़ से ही काम हो जाता। सो इफ़ के बाद पहले आप या तो इंडिपेंडेंटली इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हो या मल्टीपल इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हो इंडिपेंडेंटली। ज़रूरी नहीं इफ़ के लिए आपको एलिफ भी चाहिए हो एल्स भी चाहिए हो, इफ़ अलग से भी काम करता है। सो क्योंकि पहली कंडीशन क्या है, अगर ऐसा है तो ऐसा कर दो। सो अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो ही जाएगा, तो अगली कंडीशन में वो क्यों जाएगा। अगली कंडीशन में तब जाता है जब आप कहते हैं या फिर ऐसा हो तो ऐसा कर दो, तब या फिर डिपेंडेंट है अगर पे। अगर नहीं हुआ तो या फिर कैसे होगा। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा शुरू में, लेकिन आप वीडियो को पॉज करिए, स्लो स्पीड में कर दिए, प्लेबैक स्पीड थोड़ी स्लो करिए, या फिर रिवाइंड करके देखिए। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हैं। और एलिफ मतलब अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा कर दो, ऐसा चेक कर लो। और ऐसा भी नहीं हुआ और कुछ भी नहीं हुआ, देन कम्स टू एल्स एंड देन प्रिंट द स्टेटमेंट अंडर दैट। जो भी स्टेटमेंट है उसके अंदर लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो कॉम्बो मतलब कॉम्बो कॉम्बिनेशन कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, इफ़ का अलग से इस्तेमाल भी कर सकते हो, इफ़ का एलिफ के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, केवल एल्स को छोड़ सकते हो। इफ़ का एल्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, डैट मीन्स यू कैन फॉरगेट, यू कैन इग्नोर एलिफ। एलिफ का इस्तेमाल ना करते हो। मान लीजिए आपके पास केवल दो कंडीशन है कि अगर मार्क्स आपके पास 40 या 40 से ज़्यादा है, सो देन यू नीड टू प्रिंट पास, अदरवाइज यू नीड टू प्रिंट फेल। सो आप क्या करोगे, आपके पास दो स्टेटमेंट तो एलिफ की ज़रूरत नहीं है, और सीधा अगर मैं एफिशिएंट कोड की बात करूँ तो केवल एल्स और इफ से काम हो जाएगा। पहले क्या लिखेंगे, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 देन प्रिंट पास। एंड उसके अलावा जो भी कंडीशन होगी वो फॉल्स होगी। उसके अलावा जो भी कंडीशन होगी उसका प्रिंट, उसका क्या आउटपुट आना चाहिए, उसका आउटपुट आना चाहिए फेल। क्योंकि हमने 40 या 40 से ज़्यादा पे पास करा है, उससे उससे कम जितने भी नंबर आएंगे वो फेल माना जाएगा। डैट मीन्स और भी कंडीशन बचती नहीं है। डैट मीन्स आप एल्स कंडीशन का डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। पहले इफ इस्तेमाल करें एंड देन एल्स कॉलन प्रिंट फेल। सो उस हिसाब से चेक हो जाएगा कि अगर 40 या 40 से ज़्यादा है तो पास हो जाएगा, 40 से ज़्यादा से कम 40 से कम है तो फेल हो जाएगा, और एल्स स्टेटमेंट रन होगी। सो आप इफ़ एल्स को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो, इफ़ और एलिफ को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो, इफ़ को अलग से इस्तेमाल कर सकते हो, और तीनों को एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो। और वो कैसे करते हैं, एल्स तो समझ लो लास्ट में आएगा बिल्कुल। एल्स लास्ट में क्यों आएगा, क्योंकि वो सारी पीछे की चेक करता है कि पीछे की सारी जितनी भी कंडीशन थी वो फॉल्स थी या नहीं। अगर फॉल्स थी तभी वो एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। सो क्या करते हैं, तीनों को एक साथ यूज करने के लिए पहले इफ स्टेटमेंट होनी चाहिए सबसे पहले, तो इफ के बिना कुछ भी नहीं है। देन यू कैन यूज मल्टीपल एलिफ बेस्ड ऑन द कंडीशंस यू हैव, नंबर ऑफ कंडीशंस। देन यू कैन एट द लास्ट यूज द एल्स कंडीशन, क्योंकि अगर इन सब में से कोई भी रन नहीं करा तो एल्स कंडीशन कुछ रन करेगी, और आउटपुट आपके पास कुछ देखने को मिलेगा जो बेहतर होगा एज अ ब्लैंक और एरर से। एरर और ब्लैंक आउटपुट से कुछ ना कुछ तो बेहतर ही होगा। सो जैसे कि यहाँ पे हमने मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 था तो प्रिंट एक्सीलेंट करवाया। फिर एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 देन प्रिंट गुड कराया। ऐसा नहीं कि इफ और एलिफ के बाद ज़रूरी था एल्स लिखना, ज़रूरी नहीं था, हम एलिफ पे भी रुक सकते थे। लेकिन आप सोचिए कि अगर मार्क्स आपके 60 या 60 से ज़्यादा भी नहीं आए तो क्या प्रिंट होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ब्लैंक हो जाएगा। सो प्रोग्रामर कैसे जानेगा, यूज़र कैसे जानेगा कि क्या प्रिंट हुआ, एग्जैक्टली प्रोग्राम काम कैसे किया। सो उसके लिए हम एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं कि अगर कुछ भी काम नहीं करा पिछली कंडीशंस में, प्रीवियस कंडीशंस में, सो आप एल्स स्टेटमेंट में जो भी एल्स कंडीशन में जो भी स्टेटमेंट है आप उसे रन कर देते हो। सो इफ कंडीशन देन इट चेक्स इट एंड देन इफ इट बिकम्स फॉल्स देन मूव्स टू एलिफ। इफ एलिफ के अंदर अलग अलग ब्लॉक है, इफ ब्लॉक अलग होगा उसके अंदर स्टेटमेंट पूरी एक ब्लॉक की होंगी, एलिफ ब्लॉक अलग होगा, देन एल्स ब्लॉक अलग होगा। सो इफ के बाद चेक होगा, चेकिंग फेल हो जाएगी तो एलिफ पे जाएगा, एलिफ के बाद चेक होगा, और ये भी चेकिंग फेल हो जाएगी तो लास्ट में एल्स पे जाएगा। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। So Python checks branches from top to bottom. It executes the first matching branch. So top to bottom approach रहती है Python की to check the conditions, to check execute the program. Top to bottom ऊपर से नीचे तक आता है। That means पहले आपको if condition चाहिए। if condition पे आपको अगर चेक करा और चीज़ें मैच नहीं करी तो then it moves to the next statement. It moves to the next statement. और उसमें मैच नहीं करी तो then it moves to the next statement if it's there or not. Then if it's not there then it keeps the output as blank. और अगर आपके पास इफ स्टेटमेंट अगर आपकी ट्रू हो गई तो देन इट चेक्स आर फिनिश्ड, देन आगे वो मूव ही नहीं करेगा। एलिफ हो या एल्स हो, कितने भी एलिफ और एल्स लिखे हो, और आपकी इफ स्टेटमेंट ट्रू हो गई सो इट विल रन द प्रोग्राम, इट विल एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स।
अब एक अगली चीज आती है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ कैसे काम करता है? नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। सो इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट का यूज करना नेस्टेड होता है। नेस्टेड मतलब नेस्ट, नेस्ट मतलब सब कैटेगरीज, वन इनसाइड द अनदर। सो नेस्टेड इफ मींस कि इफ एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना, इट्स कॉल्ड नेस्टेड इफ। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट, व्हाई डू वी नीड नेस्टेड इफ, हमें जरूरत क्या पड़ी नेस्टेड इफ की जब हमारे पास इफ भी था, एलिफ भी था, एल्स भी था। सो मैं आपको बता दूं कि नेस्टेड इफ की जरूरत तब पड़ती है जब आप चाहते हो कि दो दो एक साथ कंडीशन चेक हो, कि पहले एक कंडीशन चेक हो और उसके अंदर दूसरी कंडीशन तब चेक हो जब पहली कंडीशन फॉल्स हो जाए। सो कोई कुछ कंडीशन, कुछ सिचुएशंस ऐसी भी आती हैं जब आपके पास, जब आपको डिसीजन लेना होता है दो कंडीशन में एक साथ। दो कंडीशन में एक साथ कैसे कि एक के अंदर एक डिसीजन लेना होता है कि अगर आपका पहला डिसीजन, आपका जो दूसरा डिसीजन होगा वो पहले डिसीजन पे डिपेंड करेगा। दूसरा डिसीजन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट डिसीजन। ऐसे ही यहाँ पे है कि जो नेस्टेड इफ होती है, जो अंदर नेस्टेड इफ मतलब इंडेंटेशन अप्लाई करके आप पहली स्टेटमेंट के अंदर उसे रखते हो ताकि एक ब्लॉक कंप्लीट नजर आए। दैट मीन्स अगर आपकी अंदर वाली स्टेटमेंट ट्रू होती है, दैट मीन्स अगर आपकी बाहर वाली स्टेटमेंट ट्रू होती है तभी वो अंदर वाली स्टेटमेंट को मूव करेगा। सो दैट इज हाउ इट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट। क्योंकि दोनों स्टेटमेंट कनेक्टेड है, हमें क्या चाहिए, दो कंडीशन को चेक करना है। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, हमारे पास दो वेरिएबल थे, एज इक्वल्स टू 20 देन हैज आईडी इक्वल्स टू ट्रू। हमने यहाँ पे दो कंडीशन लगा दी। पहली कंडीशन हमें चाहिए थी, चेक करनी थी कि इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 और नॉट। और इसी में दूसरी कंडीशन अगर हम चेक करें, हम एलिफ लगा भी कर सकते थे, एल्स लगा भी कर सकते थे, लेकिन नेस्टेड इफ का कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें कितनी आसान हो जाती है अगर हमें कंसेप्ट पता होते हैं तो यहाँ पे एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 हमें पहली कंडीशन चाहिए थी। दूसरी कंडीशन हमें ये चाहिए थी कि अगर हमारे पास आईडी है या नहीं। सो आई हैव रिटन इफ हैज आईडी। इसका मतलब डायरेक्टली अगर कोई वैल्यू साइन नहीं करी तो इसका मतलब डायरेक्टली ये होता है कि वो चेक करता है इफ इट्स ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स मीन्स इफ इट कंटेन्स एनी काइंड ऑफ वैल्यू और नॉट। सो इसके अंदर हमने क्या लिखा कि इफ हैज आईडी मतलब हैज आईडी के अंदर कोई भी तरह की वैल्यू, कोई भी तरह का डेटा है तो वो ट्रू प्रिंट करेगा। एंड इफ इट्स ट्रू because outside is true then it moves to inside and inside is true if it also true inside, so that is print the statement inside that nested if statement। so print हो जाएगा entry allow। अब यहाँ पे age greater than equals to 18 अगर यहाँ पे false हो जाती ये चीज़, ये डेटा false हो जाता तो यहाँ से क्या होता है, आपकी जो अंदर वाली स्टेटमेंट थी, जो अंदर वाली इफ कंडीशन थी हैज आईडी वाली, वो रन ही ना होती, वो एग्जीक्यूट होती, वो स्किप कर देता इंटरप्रेटर। दैट्स हाउ नेस्टेड इफ वर्क्स। द इनर कंडीशन इज चेक्ड ओनली व्हेन पाइथन रीचेस इट। इनर कंडीशन तभी चेक होगी जब बाहर वाली ट्रू होगी। और इंडेंटेशन शोज विच स्टेटमेंट बिलोंग्स टू ईच ब्लॉक। इंडेंटेशन की हेल्प से हमें पता लगता है कि कौन सा ब्लॉक, कौन सा स्टेटमेंट कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है। वो कैसे कि मान लीजिए आपके पास पूरा ही ब्लॉक है, इफ स्टेटमेंट के अंदर आपने जो भी स्टेटमेंट लिखी वो इंडेंटेशन से पता लगेगा ना कि वो एक ब्लॉक की है नहीं है, वो इंटरप्रेटर को पता लगेगा, हमें पता लगेगा और इंटरप्रेटर को, ताकि दोनों ही कंफ्यूज ना हो। सो नेस्टेड कंडीशंस आर यूजफुल व्हेन वन डिसीजन डिपेंड्स ऑन अदर। सो ये कब हेल्पफुल होती है कि अगर जब एक कंडीशन दूसरे पे डिपेंड करे, जैसे कि हमने डिक्शनरी पढ़ा था, कैटेगरीज अंदर कैटेगरीज सब कैटेगरीज। सो ऐसे ही यहाँ पे है, एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन और दूसरी कंडीशन के अंदर स्टेटमेंट। सो पहली कंडीशन चेक करेगा, पहले कंडीशन चेक ट्रू हो गई, सो दूसरी कंडीशन पे आएगा, दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो गई। सो इट विल जस्ट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। और अंदर वाली स्टेटमेंट तभी चेक होगी, तभी एग्जीक्यूट होगी जब बाहर वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। सो दैट इज आवर नेस्टेड इफ वर्क्स। So first condition, then if yes, then check the inner condition and then print it out. So we have some combining conditions. अब बात कर लेते हैं combining conditions. So हमने जब ऑपरेटर्स पढ़े थे तो वहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन ऑपरेटर्स पढ़े थे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े थे। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक बार फिर से यहाँ, और हमने देखा था लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। मैंने जब आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स बताए थे, मैंने आपको बताया था कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर यूज़ होते हैं। उन कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए एक या एक से ज़्यादा कंडीशंस को चेक करने के लिए ये लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। सो अब यहाँ पे इन्हें पढ़ते हैं कि कैसे ये यूज़ होते हैं और इनका काम क्या होता है। सो अगर मैं बात करूँ एंड और नॉट की, यहाँ पे तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ लगते हैं। अब एंड को समझते हैं पहले, एंड करता क्या है। सो ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं डिसीजन मेकिंग में काम आते हैं। और जैसे इंग्लिश के अंदर इनके मीनिंग होते हैं, ऑलमोस्ट सेम मीनिंग इनके पाइथन के अंदर भी होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर होते हैं, और ये कंपेयर भी चीज़ों को वैसे ही करते हैं। सो समझते हैं, एंड का मतलब होता है ऑल कंडीशंस मस्ट बी ट्रू। सो दैट मीन्स यू हैव एन इफ कंडीशन, इफ कंडीशन, आपके पास एक इफ कंडीशन है और उसके अंदर आप दो कंडीशन को चेक कर रहे हो। ये तीनों, ये तीन जो एंड और मतलब हम कहते हैं ना ये और ये, और जो होता है वो एंड होता है, ये और ये। दैट मीन्स यू नीड टू कंडीशंस फॉर एंड।
और के लिए भी हम कहते हैं ये या ये जो या होता है वो होता है और। सो हम और के लिए भी दो कंडीशंस लेते हैं, इसलिए एंड और दोनों के लिए ही हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स में दो कंडीशन को चेक करते हैं एक साथ। सो हमने क्या करा, कंडीशन ले ली इफ एज, यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 एंड हैज आईडी। सो अगर आप इसका मतलब समझें, सो इसका मतलब ये है कि आपकी जो एज है वो 18 या 18 से बड़ी होनी चाहिए और हैज़ आईडी ट्रू होना चाहिए। दैट मीन्स हैज़ आईडी शुड कंटेन सर्टेन इन्फॉर्मेशन, सर्टेन डेटा। अगर ये दोनों बात सही होंगी, ये दोनों बात ट्रू होंगी, दैट मीन्स एज 18 या 18 से बड़ी होगी और हैज़ आईडी भी ट्रू होगा। सो दोनों बात ट्रू होने पर ही आपकी जो स्टेटमेंट इनसाइड दैट इफ कंडीशन लिखी है प्रिंट एंट्री अलाउड, वो प्रिंट होगी। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी प्रिंट होंगी। और यही एंड की खूबी है कि ऑल कंडीशंस मस्ट बी ट्रू। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, ट्रू हो रही हैं, तभी आपकी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, जो कोड है एग्जीक्यूट होगा। वरना अगर केवल एक भी कोई गलत हो गया, अगर दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स हो गई, तो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे प्रिंट लिखा था एंट्री अलाउड, और दोनों में से अगर कोई भी एक फॉल्स हो गई कंडीशन, यानी कि हैज़ आईडी या फिर एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गई या दोनों फॉल्स हो गई, तो प्रिंट एंट्री अलाउड प्रिंट नहीं होगा। सो यहाँ इसका मतलब यही होता है कि यू हैव टू कंडीशंस, यू नीड टू कंपेयर, यू नीड टू check for both, and for both of the conditions the answer should be returned as true. Then only the statement inside that condition will be executed, otherwise it will not. Then नेक्स्ट इज और एंड का उल्टा रहता है, मतलब एंड जैसे काम करता है ना कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए तब ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। और का मतलब होता है कि केवल एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई ना तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। डैट मीन्स अगर मैं पहले वाले एग्जांपल में ही लूँ, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, अब मैं यहाँ पे एंड की जगह और इस्तेमाल करूँ और हैज़ आईडी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि या तो एज 18 या 18 से बड़ी हो या फिर हैज़ आईडी ट्रू हो। तो दोनों में से, या फिर का मतलब दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो सकता है, और अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो गया सो सक्सेसफुली प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रिंट एंट्री अलाउड हो जाएगा। सो एंड में क्या था, एंड में मतलब ये था कि एज 18 या 18 से ऊपर भी होनी चाहिए, और तो और हैज़ आईडी ट्रू भी होना चाहिए। दैट मीन्स ये रिस्ट्रिक्शन आ गई कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी जाके स्टेटमेंट रन होगी। और में क्या है, केवल एक स्टेटमेंट भी अगर एक कंडीशन भी अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब नॉट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे लिखा रिवर्सेस द बूलियन रिजल्ट। जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये बताया था कि इस ये तरीका सही है, मतलब कि आप रिवर्स कह दें या अपोजिट ऑफ ट्रू कह दें, मतलब अगर आपका ट्रू रिजल्ट आ रहा है तो नॉट लगा के आपका फॉल्स आएगा, उसका अपोजिट आएगा। लेकिन आप इसको समझिए, नॉट का मतलब होता है नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है इफ़ नॉट हैज़ आईडी। इफ़ नॉट हैज़ आईडी का मतलब हिंदी में ये है कि इफ़ नॉट हैज़ आईडी। सो इफ़ नॉट का मतलब नहीं, मतलब इफ़ का मतलब यहाँ पे है, अगर मैं बात करूँ, अगर नॉट हैज़ आईडी डैट मीन्स अगर नहीं हैज़ आईडी। अगर हैज़ आईडी नहीं है, इफ़ का मतलब अगर और नॉट का मतलब नहीं, और हैज़ आईडी का मतलब ट्रू। सो अगर हैज़ आईडी ट्रू नहीं है, दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कंडीशन। अगर हैज़ आईडी ट्रू नहीं है दैट मीन्स हैज़ आईडी के अंदर कोई डेटा नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, देन यू हैव टू प्रिंट आईडी रिक्वायर्ड। और अगर ऐसा ही हुआ, हैज़ आईडी के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं हुई, कोई डेटा नहीं हुआ, हैज़ आईडी ने रिटर्न करा फॉल्स, तो प्रिंट होगा आईडी रिक्वायर्ड। और हैज़ आईडी के अंदर कोई डेटा हुआ तो रिटर्न हुआ ट्रू। सो हैज़ आईडी के अंदर कोई भी किसी भी तरह का डेटा हुआ तो अगर नॉट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि हैज़ आईडी के अंदर कोई कोई भी तरह का नॉट, मतलब आप ये समझिए कि नॉट का मतलब होता है नहीं, इफ़ का मतलब होता है अगर। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हैज़ आईडी के अंदर किसी भी तरह का डेटा है तो आप रन मत करो, और अगर हैज़ आईडी के अंदर किसी भी तरह का डेटा नहीं है, वही तो कह रहा है, अगर हैज़ आईडी डज नॉट हैव एनीथिंग, हैज़ आईडी इज नॉट ट्रू, देन यू हैव टू प्रिंट आईडी रिक्वायर्ड। अगर हैज़ आईडी एम्प्टी है, फॉल्स है, तभी आपको आईडी रिक्वायर्ड प्रिंट करना है, अदरवाइज नॉट। सो नॉट का मतलब होता है रिवर्स द बूलियन रिजल्ट। अगर आपका नॉर्मल रिजल्ट यानी कि इफ हैज़ आईडी अगर आप डायरेक्ट यूज़ करते, इफ हैज़ आईडी अगर ट्रू है तो आपका इफ नॉट हैज़ आईडी जो आता है वो फॉल्स आता है, मतलब उसका अपोजिट आता है, उसका रिवर्स आता है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। एंड का मतलब ऑल कंडीशन शुड बी ट्रू, और का मतलब एनी ऑफ द कंडीशन कैन बी ट्रू, एनी ऑफ द वन। एंड नॉट का मतलब रिवर्स ऑफ दैट एक्चुअल कंडीशन, मतलब अगर आपका एक्चुअली अगर आपका ट्रू आता तो आपका नॉट लगा के फॉल्स आएगा।
और अगर आपका एक्चुअली फॉल्स आ रहा है तो ट्रू नॉट लगा के आपका ट्रू आएगा। दैट मीन्स अगर इफ हैज आईडी आपका, अगर और एज वाला एग्जांपल से ले लेते हैं, अगर मैंने यहाँ पे लिखा ए इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, सो प्रिंट एंट्री अलाउड। और इसका तो इस एज क्या है, अगर मान लीजिए एज 18 से बड़ी है या 18 है तो ट्रू आएगा और एंट्री अलाउड प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं नॉट का इस्तेमाल करूँ कंडीशन में तो मैं यहाँ लिखूंगा इफ नॉट एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। दैट मीन्स अगर एज 18 या 18 से बड़ी नहीं है तो प्रिंट करना, आपकी बार एंट्री अलाउड। सो आपकी बार एज अगर 18 से बड़ी नहीं है तब प्रिंट होगा एंट्री अलाउड, और अगर बड़ी है तो प्रिंट हो जाएगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, दैट विल नॉट रन। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स अपोजिट ऑफ द एक्चुअल कंडीशन। So there are some ways, easier ways to, or you can say shorter syntax to write down the if conditions, to apply the if conditions in Python. मतलब अगर आपको लंबी तरीके से अप्लाई नहीं करना है कि पहले if condition, if keyword then condition, then column then statement after spaces. So अगर आपको नहीं करना है ऐसा तो एक क्विकर वे भी है टू क्रिएट कंडीशंस। सिंपल है कि शॉर्टर सिंटेक्स होता है इसका, बट इसको तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कंडीशंस कम होती हैं और रीडेबिलिटी हम कर, मतलब मान लीजिए हमारे पास 10 से ज़्यादा कंडीशंस है, क्योंकि इसका मतलब होता है वन लाइन में, वन लाइन इफ कहते हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं वन लाइन इफ, और शॉर्ट हैंड इफ भी कहते हैं इसे हम। मतलब हम जो कंडीशन लिख रहे हैं वो केवल एक लाइन में आएगी, कंडीशन भी एक लाइन में आएगी और स्टेटमेंट भी एक लाइन में आएगी। तो मान लीजिए हमारे पास 50 कंडीशन है, तो 50 कंडीशन के लिए हम बार बार थोड़ी लिखेंगे, एक लाइन में ही थोड़ी लिखेंगे 50 कंडीशन को, वो रीडेबिलिटी कम होगी, मतलब हम समझ नहीं पाएंगे अच्छे से, और एग्जीक्यूशन टाइम भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ हमें डीबग करने में प्रॉब्लम होगी। तो बेहतर क्या रहेगा उस टाइम पे कि हम अलग अलग ब्लॉक्स बना लें इफ स्टेटमेंट्स के, तभी होगा। ये एलिफ के एल्स के अलग अलग ब्लॉक बनाए तभी होगा। लेकिन अगर हमें एक या दो या तीन मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस है, तो हम वन वन लाइन इफ या शॉर्ट एंड इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है एक शॉर्ट एंड इफ का सिंटेक्स के साथ, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 कॉलन प्रिंट एडल्ट। तो इसका सिंटेक्स है, अगर आपको सिंपल इफ स्टेटमेंट शॉर्ट एंड इफ स्टेटमेंट यूज करना है विद शॉर्ट ट्रिक, मतलब वन लाइन इफ यूज करना है, एक ही लाइन में आपको इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है, तो इसका सिंटेक्स होता है वो यही होता है। बस आपको इंडेंटेशन अप्लाई नहीं करना, डायरेक्टली क्या करना है आपको, इफ एज ग्रेटर देन इफ कीवर्ड देन द कंडीशन and then column and then space, after that the statement that you want to print if the condition is true. So यहाँ पे normal if one line if statement ऐसे आपकी प्रिंट हो जाती है। अब बात करते हैं नॉर्मल फॉर्म की। नॉर्मल फॉर्म हमारे पास ये रहते हैं कि इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 देन प्रिंट कॉलन प्रिंट एडल्ट एल्स प्रिंट माइनर, ये नॉर्मल फॉर्म है हमारी। अब बात करते हैं वन लाइन इफ एल्स। हमने वन लाइन इफ तो देख लिया कि हमारे पास कैसे हम एक ही लाइन में इफ कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं विद स्टेटमेंट एंड कंडीशन बोथ। अब बात करते हैं क्या हम एक ही लाइन में इफ और एल्स दोनों को अप्लाई कर सकते हैं, और उसका सिंटेक्स क्या रहेगा। उसका सिंटेक्स थोड़ा उल्टा रहता है, सो उसको समझते हैं। एक ही लाइन में इफ और एल्स को भी अप्लाई किया जा सकता है, मतलब हम एक ही लाइन में इफ की कंडीशन लिख सकते हैं और उसके स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और उसके साथ एल्स की कंडीशन लिख सकते हैं, उसके स्टेटमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे वन लाइन इफ एल्स की जो सिंटेक्स है वो ये है, सबसे पहले हमें लिखनी है स्टेटमेंट ऑफ द इफ कंडीशन। इफ कंडीशन की स्टेटमेंट लिखनी है जो हम चाहते हैं प्रिंट हो इफ द कंडीशन बिकम्स ट्रू। सो सबसे पहले हमने क्या करा, प्रिंट एडल्ट लिखा। दूसरे वाले एग्जांपल में देखिए हमने क्या करा, प्रिंट एडल्ट लिखा। प्रिंट एडल्ट क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप क्या लिखते हो, द कंडीशन फॉर, सबसे पहले आप लिखते हो कंडीशन उस स्टेटमेंट की, इफ स्टेटमेंट की कंडीशन लिखते हो पहले। इफ स्टेटमेंट की कंडीशन होती है बाद में और स्टेटमेंट आती है पहले। सो वन लाइन इफ एल्स में जो होता है उल्टा रहता है, वन लाइन इफ एल्स में क्या रहता है, सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखते हो, स्टेटमेंट ऑफ द इफ कंडीशन दैट यू वांट टू प्रिंट, दैट यू वांट टू एग्जीक्यूट, वेयर आफ्टर दैट आफ्टर द कंडीशन बिकम्स ट्रू। सो सबसे पहले आपने क्या करा, इफ कंडीशन की स्टेटमेंट लिख दी जो आप चाहते हो प्रिंट कराना, प्रिंट एडल्ट, दैट वाज प्रिंट एडल्ट। उसके बाद लिखो इफ कीवर्ड after space and then give the condition for which you want to check and for which you want to execute that statement। If, then we have wrote if keyword and then we wrote the condition age greater than equals to 18, so it will check first the condition age, if age is greater than equals to 18, and if it's yes then it will print adult, and then and if it's false then it will move on to the else part। else part कैसे इस्तेमाल करना है, डायरेक्टली आपको else पे जाना है, इफ कंडीशन के बाद स्पेस देना है, देन एल्स कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, एंड देन यू हैव टू गिव स्पेस एंड देन यू हैव टू प्रिंट, यू हैव टू गिव द स्टेटमेंट दैट यू वांट टू एग्जीक्यूट आफ्टर द एल्स स्टेटमेंट इज रेड। सो अगर मान लीजिए इफ कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई तो एल्स क्या होता है, मतलब प्रीवियस फॉल्स हो जाती है तो एल्स रन होती है। सो यहाँ पे एल्स कंडीशन के अंदर जो भी प्रिंट माइनर है वो प्रिंट हो जाएगा। सो यही
आपका जो होता है सिंटेक्स होता है इफ एल्स, वन हैंड इफ एल्स और शॉर्ट हैंड इफ एल्स को यूज करने का। यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट इफ ट्रू। तो तो आपका सिंटेक्स होता है स्टेटमेंट इफ ट्रू, देन इफ कीवर्ड, देन कंडीशन, देन एल्स, देन स्टेटमेंट इफ फॉल्स। सो दैट इज द वे आउट टू राइट शॉर्ट एंड इसके मतलब इसको आप अगर आपके पास दो तीन कंडीशन ही तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा कंडीशन है तो इसका यूज़ ना करें, तो कुछ समझने में प्रॉब्लम होगी, एक लाइन में सब कुछ आ जाएगा। सो ऐसा नहीं है कि ये शॉर्टर है तो ये आसान है। तो इसका एक तरीका है, हर एक डेटा के हिसाब से आप चीज़ों को अप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया ना, डिफरेंट डेटा के हिसाब से हम डिफरेंट काइंड ऑफ कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ताकि हम उसे डिवाइड कर पाए, उसे कैटेगराइज कर पाए कि किस चीज़ में किस किस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, किस डेटा पे किस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। वही यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर शॉर्टर का मतलब यही नहीं है कि ऑलवेज बेटर होगा। चूज द फॉर्म दैट इज ईजिएस्ट फॉर्म को चूज करें, रीडेबिलिटी में आसान हो, एग्जीक्यूशन में आसान हो, उस फॉर्म को यूज़ करें। तो दैट इज हाउ वन हैंड if else or one line if else or if works, and that is the normal form. You can take the screenshot as well to remember it, because यहाँ पे confusion होता है। यहाँ पे one line if else में और नॉर्मल फॉर्म में थोड़ा confusion हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा अपोजिट है if कंडीशन में। नॉर्मल फॉर्म में आप देखेंगे कि इफ कीवर्ड के बाद आपने कंडीशन लिखी है, लेकिन उसके बाद आपने लिखा है स्टेटमेंट। लेकिन वन लाइन इफ एल्स में सबसे पहले आपने स्टेटमेंट लिखी है इफ कंडीशन की, उसके बाद आपने इफ कीवर्ड लिखा है, उसके बाद आपने इफ कंडीशन लिखी है, उसके बाद आपने एल्स कीवर्ड का इस्तेमाल करा है, देन यू हैव गिवन द स्टेटमेंट फॉर द एल्स स्टेटमेंट, एल्स कंडीशन। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कुछ कॉमन मिस्टेक। अब एक नया कीवर्ड है, एक पास कीवर्ड। पास कीवर्ड PASS, पास कीवर्ड क्या करता है, पाइथन के अंदर एक पास कीवर्ड होता है जो इस्तेमाल होता है। इट इज काइंड ऑफ प्लेस होल्डर, एंड इट आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा है पास इज अ प्लेस होल्डर व्हेन अ ब्लॉक शुड नॉट शुड डू नथिंग येट। अब इसको समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो पास कीवर्ड का मतलब होता है, मान लीजिए आपने इफ कंडीशन का इस्तेमाल करा, इफ एंड देन कंडीशन, एंड देन इनसाइड दैट ब्लॉक आपको वो स्टेटमेंट देनी है, लेकिन आपको एग्जैक्टली अभी पता नहीं है। जैसे हमने एम्प्टी सेट एम्प्टी डिक्शनरी पढ़ा था ना, कि हमें डेटा तो पता है किस तरीके का स्टोर होगा, डुप्लीकेट होगा या नहीं होगा, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि हमें स्टोर का करना है। तो वहाँ पे हमने एम्प्टी डिक्शनरी एम्प्टी सेट बना लिया था, एम्प्टी टपल बना लिया था। यहाँ पे भी कुछ उसी तरह का कंसेप्ट है पास कीवर्ड की हेल्प से। मान लीजिए हमें इफ कंडीशन तो पता है हमें अप्लाई करनी है, हमें डिसीजन मेकिंग के लिए इफ कंडीशन लगेगी, प्रोग्राम कोई लिख रहे हैं हम, तो हमें इफ कंडीशन लगेगी, उसके अंदर हम कॉलम भी लगा रहे हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता कि हमें स्टेटमेंट कौन सी एग्जीक्यूट करनी है बेस्ड ऑन दैट कंडीशन। हमें कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी होगी उस कंडीशन के बेसिस पर जो हम इफ स्टेटमेंट इफ कंडीशन के अंदर लिखें। सो हम क्या करते हैं इस केस में पास कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। पास कीवर्ड एक तरह से वहाँ पे एम्प्टी, जैसे एम्प्टी डिक्शनरी एम्प्टी सेट काम करता है, ऐसे यहाँ पे पास कीवर्ड काम करता है। हम क्या करते हैं, जहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं इफ देन कंडीशन नेम देन कॉलन आफ्टर दैट इंडेंटेड ब्लॉक देन कंडीशन, देन हम स्टेटमेंट लिखते हैं जो हमें एक्सिक्यूट करनी है आफ्टर द कंडीशन इज ट्रू। उस स्टेटमेंट की जगह क्योंकि हमें स्टेटमेंट नहीं पता उस टाइम पे, तो हम पास कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, हम डायरेक्टली पास लिख देते हैं। सो पास का मतलब होता है इट विल स्किप द कंडीशन फॉर नाउ, इट विल नॉट चेक द कंडीशन फॉर नाउ, डेट इफ कंडीशन आपने जो भी लिखी है उसको चेक ना करते हुए उसे स्किप कर देगा और नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड को चेक करेगा। स्किप करने का मतलब ये है कि कोई किसी भी तरह का एरर नहीं देगा। अगर आप नॉर्मली उसे खाली छोड़ देते हैं, मतलब इफ के साथ कंडीशन लिख के कॉलम के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं, तो वो एरर शो करेगा, क्योंकि इफ कंडीशन एक बार आपने दे दी तो वो कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकती, कभी भी खाली नहीं हो सकती, उसके अंदर कोई ना कोई स्टेटमेंट होनी चाहिए दैट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड, कोई ना कोई स्टेटमेंट होनी चाहिए। लेकिन पास की वर्ड का यही मतलब होता है, पास का मतलब पास ऑन टू द नेक्स्ट ब्लॉक। अगर इसका मतलब होता है पास ऑन टू द नेक्स्ट ब्लॉक, दैट मीन्स यू डू नॉट नो, इंटरप्रेटर knows that right now you are not knowing that which kind of statement you want to execute with inside this if condition। so आप पास कीवर्ड का इस्तेमाल करें तो वो स्किप कर देता है उस ब्लॉक को, पूरे ब्लॉक को, और नेक्स्ट ब्लॉक पे मूव कर जाता है, उसे एक तरह से इग्नोर कर देता है, एरर भी नहीं देता है और इग्नोर भी हो जाता है। बाद में आपको जैसे स्टेटमेंट आपको पता चल जाए कि आपको क्या एग्जीक्यूट करना है, तो आप पास कीवर्ड को हटा के अपनी स्टेटमेंट लिख सकते हो। सो दैट इज हाउ पास वर्क्स। इंडेंटेशन का खास ध्यान रखें, जैसे ही आपको इंडेंटेशन स्टेटमेंट के लिए अप्लाई करनी है 4 बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे कितने भी इंडेंटेशन आप अप्लाई करते हैं ऐसे ही पास कीवर्ड के लिए अप्लाई करनी है, बस स्टेटमेंट की जगह आप पास कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो PASS। दैट इज हाउ इट गेट्स इग्नोर्ड, इट गेट्स स्किप्ड टू द नेक्स्ट ब्लॉक। सो इट इज काइंड ऑफ प्लेस होल्डर व्हेन वी वांट दैट अ ब्लॉक शुड नॉट डू एनीथिंग। अगर हम चाहते हैं कि इफ ब्लॉक अभी कुछ ना करें क्योंकि हमें पता नहीं है कि स्टेटमेंट कौन सी देनी है, तो हम क्या करते हैं पास कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी एल्स ब्लॉक में कर सकते हैं, एलिफ में कर सकते हैं। सो वी हैव वन more thing we important learn that people confuse that
we that the single equal to symbol and the double equal to symbol are two different things in Python. Single equal to यूज होता है असाइनमेंट के लिए, लेकिन कंपैरिजन के लिए यूज होता है डबल इक्वल्स टू. सिंगल इक्वल्स टू दैट मीन्स यू आर असाइनिंग अ सर्टेन वैल्यू सर्टेन डेटा, बट डबल इक्वल्स टू का मतलब होता है यू आर कंपेयरिंग टू साइड्स, बोथ द साइड्स इफ दे आर इक्वल और नॉट. सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नॉट नीड नॉट टू फॉरगेट द कॉलन. अगर आप वी एस कोड जैसे एडिटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और इफ कंडीशन के बाद आप कॉलन लगाना भूल जाते हैं, फिर भी आप अगर आप एंटर करेंगे तो आपके स्पेसेस नहीं आएंगे. तो वी एस कोड जैसे एडिटर्स के अंदर आपको अगर चेक करनी है कि आपके स्पेस आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो वो कैसे आप चेक करते हो, वो आप चेक कर लोगे कि अगर इफ़ स्टेटमेंट के बाद आप इफ़ कंडीशन के बाद अगर नीचे से ही इफ़ के नीचे से आपकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, सो दैट मीन्स यू हैव मेड अ सर्टेन मिस्टेक, आपने कॉलन नहीं लगाया. कॉलन लगाने से क्या होता है, एक पूरा ब्लॉक डिक्लेयर हो जाता है. कॉलन लगाने से इंटरप्रेटर को समझ आ जाता है कि यहाँ पे अब जो भी इसके बाद लिखा जाएगा वो पूरा इस इफ़ ब्लॉक के अंदर होगा और इफ़ ब्लॉक की कंडीशन के हिसाब से ही एग्जीक्यूट होगा. सो कॉलन का मतलब होता है वी डिक्लेयर अ पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड दैट जो भी अब लाइन्स ऑफ कोड लिखे हुए जाएंगे यहाँ पे वो पूरे एक कंप्लीट ब्लॉक के अंदर कंसिडर किए जाएंगे. सो कॉलन बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो पाइथन समझ ही नहीं पाता है कि आपका ये कंप्लीट ब्लॉक अलग है. So colon, don't forget the colon and keep the code inside a block correctly indented. Correctly indented रखिए. अगर by default 4 स्पेसेस का इस्तेमाल करें तो by default 4 का ही आप इस्तेमाल करिए, या फिर केवल एक टैब की का इस्तेमाल करिए, 4 स्पेसेस अपने आप आ जाएंगे. और अगर आप 4 से कम या 4 से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन by default कोडिंग स्टैंडर्ड्स जो कहते हैं वो 4 कहते हैं, तो आप 4 ही याद रखें तो बेहतर रहेगा. डोंट कन्फ्यूज योरसेल्फ, बी कंसिस्टेंट. 4 के स्पेसेस देते रहिए पूरे ब्लॉक कंप्लीट ब्लॉक में, एंड नेक्स्ट ब्लॉक में ऐसे 4 के स्पेस देते चलिए, एंड देन you will not face any of the error in the whole complete block of code. And then next is that condition. So condition के बारे में एक लाइन यहाँ पे लिखी है, conditions turns a program from simple executing instructions into actual making decisions. सब अभी तक हम क्या कर रहे थे, बिफोर लर्निंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम सिंपल एग्जीक्यूशन पढ़ रहे थे. हाउ डू वी एग्जीक्यूट द डेटा, हाउ डू वी स्टोर द डेटा, हाउ डू वी मॉडिफाई द डेटा, ऐड डेटा, रिमूव डेटा, ये सब सिंपल एग्जीक्यूशन था. लेकिन अब हम एक्चुअली डिसीजन मेकिंग पे आ गए हैं. सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमें हेल्प आउट करती हैं कि सिंपल एग्जीक्यूशन से हम डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हैं, हम लॉजिकल मेकिंग कैसे करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग कैसे कर सकते हैं. दैट इज़ हाउ दिस हेल्प्स. एंड इसका इंपॉर्टेंस है बड़े बड़े प्रोग्राम में, क्योंकि इसके बिना तो कुछ भी नहीं है. हम जितने भी प्रोग्राम लिखते हैं उसमें कंडीशंस के अप्लाई करते हैं, उसमें डिसीजन मेकिंग चाहिए ही होती है. डिसीजन मेकिंग के बिना कुछ भी नहीं होता है. मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं मोबाइल फ़ोन की बैटरी के ऊपर, कि आपको मोबाइल फ़ोन की सर्टेन बैटरी के ऊपर आपको सर्टेन स्टेटमेंट को प्रिंट करना है. मान लीजिए मोबाइल फ़ोन की बैटरी आपकी लेस देन 20% है. इफ़ योर मोबाइल, एक कंडीशन है कि इफ़ मोबाइल फ़ोन बैटरी इज लेस देन और इक्वल्स टू 20%, दैट मीन्स अगर आपकी मोबाइल फ़ोन की बैटरी 20% से कम या 20% है, सो यू नीड टू प्रिंट दैट बैटरी लो, कनेक्ट टू चार्जर. सो ऐसे ही होगा, कंडीशन चेक होगी कि अगर मोबाइल फ़ोन की बैटरी 20 या 20 से कम है, सो एग्जीक्यूट हो जाएगी स्टेटमेंट और प्रिंट हो जाएगा बैटरी इज लो, कनेक्ट टू चार्ज. और एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके हमने लिखा बैटरी इज सफिशिएंट, बैटरी इज सफिशिएंट. दैट मीन्स हमने दोनों कंडीशन में चेक, अगर इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो डायरेक्टली वो एल्स पे आ जाएगा. इसलिए एल्स की कोई कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एल्स खासियत होती है कि जब जैसे सारी प्रीवियस कंडीशंस फॉल्स हो जाती है तभी एल्स कंडीशन रन करती है. सो ये एल्स की खासियत होती है. एल्स में प्रिंट हो जाएगा बैटरी इज सफिशिएंट. सो ऐसे ही हम प्रोग्राम लिखते हैं रियल लाइफ में, जो भी हम चीज़ें बनाते हैं, पाइथन प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे कि हम गेम्स देखते हैं, ऐप्स देखते हैं, तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हेल्प से जब चीज़ें बनती हैं, बैकएंड में हम जब यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों को, तो डिसीजन मेकिंग के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, और इनके बिना कुछ भी नहीं है. सो you need to learn this, you need to remember, like, don't memorize, just think of this concept, learn this concept, see this video again if we do not understand anything, and just make the notes, try to practice more and more, try to practice on your computer or a laptop if you have, लाइक राइटिंग के साथ साथ नोट्स बनाने के साथ साथ प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए. अगर मैं कहूँ कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो 40% नोट्स और 60% आप प्रैक्टिस करिए, एक्चुअल कोडिंग करिए, क्योंकि यहाँ पे कोडिंग का मैटर ज़्यादा है. और कोडिंग अगर जब तक नहीं करेंगे खुद अपने हाथों से तो आप समझेंगे नहीं चीज़ों को. आप एरर जब तक एनकाउंटर नहीं करेंगे एरर को, तब तक आप उसे समझ जाएंगे नहीं कि एरर क्यों आ रहा है, एरर को डिबग कैसे करते हैं. सो ये चीज़ें समझने के लिए आपको पहले कोड करना पड़ेगा खुद से. सो डू इट योर सेल्फ टू अंडरस्टैंड दिस. अब सिंपली कुछ इफ़ एल्स एलिफ का इस्तेमाल करके कुछ कोडिंग करेंगे यहाँ पे. अभी तक हमने सारे थियोरेटिकल वे में सारे कंसेप्ट को पढ़ लिया है. अब बात आती है कोडिंग की, एक्चुअल कोडिंग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं.
और कोडिंग मतलब देखते हैं कि इफ़ कंडीशन कैसे काम करती है, करके देखते हैं, एक्सिक्यूट करके देखते हैं चीज़ों को। सो पहले एक नॉर्मल इफ़ कंडीशन इस्तेमाल करते हैं विदाउट एलिफ एंड एल्स। इफ़ कंडीशन मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट होती है और अलग से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नॉर्मली इफ़ कंडीशन को अप्लाई करते हैं यहाँ पे, इफ़ and after if you need to give, if after if keyword you need to give a particular condition you want to check, and पहले सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं बेसिकली, उसके बाद उस पर काम करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एज वेरिएबल लिया, एक एज इक्वल्स टू, और एज इक्वल्स टू, और या फिर मैं आपको अब सिखाता हूँ कि आप यूज़र से इंटरेक्ट करते हुए एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम यूज़र से इंटरेक्ट करते हुए कंडीशंस का अप्लाई करेंगे, डिसीजन मेकिंग अप्लाई करेंगे। यूज़र से भी इंटरेक्ट हो रहा होगा डायरेक्टली और डिसीजन मेकिंग भी अप्लाई होगी। अब वो कैसे आप देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एज वेरिएबल ले लेंगे, उसके बाद उसके अंदर इनपुट ले लेंगे फ्रॉम द यूज़र इंट, बिकॉज द एज विल बी इंटीजर ओनली, न्यूमेरिकल टाइप होगी, होल नंबर होगा, तो इंट का इस्तेमाल करा। इंट इनपुट, then I am taking a user input, then I am saying from the user that you need to enter your age, enter your age to check वोटिंग के ऊपर हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं कि एज के बेसिस पर हम पता करेंगे कि वोटिंग के लिए ये एलिजिबल है पर्टिकुलर पर्सन या फिर नहीं है। तो हम वोटिंग का सिंपल रूल होता है कि 18 से ऊपर आप एलिजिबल हो, 18 या 18 से ऊपर, और 18 से अगर आप कम हो तो आप यू आर नॉट एलिजिबल। सो हम वही चेक करने वाले हैं, और इफ़ एल्स का इस्तेमाल करके नॉर्मल प्रोग्राम लिखने वाले हैं। उससे आप बेसिकली समझ जाएंगे कि चीज़ों को करते कैसे हैं। सो यू एंटर योर एज टू चेक वोटिंग eligibility. So I have written here enter your age to check your voting eligibility. ये सिंपल यूजर के पास एक क्वेश्चन की तरह जाएगा, एक तरह से मैसेज की तरह जाएगा, तो वहाँ पे अपनी एज एंटर करेगा। एज एंटर करते ही हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करना शुरू कर देंगे। जैसे कंप्यूटर के पास आपका डेटा आएगा तो उससे वो एनालाइज करना शुरू कर देगा। वो कैसे? सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ देन योर कंडीशन फर्स्ट कंडीशन इज एज should be greater than or equals to 18. If age is greater than or equals to 18, so that is the condition. Then colon I have applied. कॉलन के बाद एग्जैक्टली मैं एंटर मारूंगा। देखिए आप यहाँ पे इंटरनेट ब्लॉक अपने आप 4 स्पेसेस अपने आप आ गए कॉलन देते ही। दैट मीन्स ब्लॉक आपका कंप्लीट क्रिएट हो गया। और एक ब्लॉक पूरा क्रिएट होने के बाद अब यहाँ पे आप उसके अंदर जो भी लिखेंगे वो उस ब्लॉक के अंदर ही कंसिडर किया जाएगा। सो मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ, प्रिंट एलिजिबल। यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया। अगर आपकी 18 या 18 से उम्र ज़्यादा है तो मैंने प्रिंट कराया एलिजिबल। सो ये तभी होगा अगर यूज़र एंटर करेगा एनी एज ग्रेटर और इक्वल्स टू 18, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। अगर यूज़र एंटर कर रहा है 18 तो ये प्रिंट होगा, 18 से कुछ ज़्यादा एंटर कर रहा है तो ये प्रिंट होगा, और अगर 18 से कम एज एंटर कर रहा है तो अभी तक हम कुछ अभी यहीं रोकते हैं इसको, केवल एक इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए। अभी हमने क्या करा, केवल एक कंडीशन अप्लाई करी, इफ़ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 प्रिंट एलिजिबल। अब देखते हैं यूज़र से पहले इनपुट आएगा, उसके बाद हम देखते हैं कंडीशन कैसे अप्लाई होती है, कैसे आउटपुट आएगा। सो इफ़ आई रन मैंने यहाँ पे करा, सो इट इज़ आस्किंग मी दैट एंटर एज टू चेक वोटिंग एलिजिबिलिटी। यहाँ तक सही काम कर रहा है। मैंने एज एंटर कर ली, मान लीजिए 18 एज एंटर कर दी। मैं जैसे ही प्रेस करूँगा एंटर, सो आप यहाँ देख सकते हैं एंटर प्रेस कर दी, यहाँ पे आ गया एलिजिबल प्रिंट हो गया। दैट मीन्स स्टेटमेंट इज सक्सेसफुल एग्जीक्यूटेड बिकॉज द कंडीशन बिकम्स ट्रू। कंडीशन ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। पहले उसने 18 देखा जाके, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 और नॉट, सो 18 इज इक्वल्स टू 18, दैट मीन्स इट इज ट्रू, देन इट प्रिंट्स एलिजिबल। दैट इज हाउ इट वर्क्स। अब मान लीजिए मैंने कोई भी इफ, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट नहीं दिए यहाँ पे। अब मैं इसे फिर से रन करता हूँ और मैं यहाँ पे एज दे रहा हूँ अपनी, अब की बार 12 एज दे दी मैंने। अब देखिए क्या होना चाहिए, सोचिए इस चीज़ को। मैंने 12 एज दी, जब वो चेक करेगा कि इफ़ 12 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, दैट मीन्स इट्स फॉल्स। 12 ना ही 18 के बराबर है, ना ही 18 से बड़ा है। सो क्या प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि प्रिंट एलिजिबल तो तभी प्रिंट होता है जब 18 या 18 से बड़ी होती है एज। लेकिन अब क्या प्रिंट होगा, सो लेट्स सी। 12 एंटर करते ही यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, इट शोज like see what it shows enter int input enter age to check your eligibility। और उसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे 12 एंटर करा, 12 एंटर करते ही यहाँ पे आप देखिए कुछ भी शो नहीं हुआ, केवल ब्लैंक शो हो रहा था। केवल एक बार दोबारा एंटर करके दिखाता हूँ आपको, नेट शेल बना के यहाँ पे दोबारा मैंने एंटर करा, तो आप देखिए यहाँ पे 12 एंटर करते ही कुछ भी यहाँ पे नहीं आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। आपका प्रोग्राम एंड हो गया। दैट मीन्स क्यों एंड हो गया आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, क्योंकि आपने कोई स्टेटमेंट, कोई कंडीशन ऐसे दी नहीं थी जिसके बेसिस पर आप ऐसी एज को चेक कर पाओ जो 18 से कम हो।
और उसके बेसिस पर आपको स्टेटमेंट प्रिंट कर सको। तो जब तक आप ऐसी स्टेटमेंट ऐसी कंडीशन नहीं दोगे तब तक आपका एग्जीक्यूशन अपने आप रुक जाएगा, एंड हो जाएगा। सो दैट इज हाउ इट स्टॉप्स। और मैं दोबारा रन करके अगर यहाँ पे 21 दे देता हूँ, दैट इज ग्रेटर देन 18, सो यहाँ पे एलिजिबल अब अगेन प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे इफ कंडीशन तो हमने देख ली कैसे काम करती है। अब बात करते हैं एल्स कंडीशन की। बिल्कुल इफ से नीचे से एल्स स्टार्ट होगी, सो नया ब्लॉक बनेगा। अब एल्स लिखें या पहले एलिफ लिखें? पहले यहाँ पे बात करते हैं एल्स की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो ही कंडीशन बनेगी। सो एल्स के अंदर कभी भी आप कंडीशन नहीं देते हो, क्योंकि कंडीशन देने की जरूरत इसलिए नहीं होती एल्स के अंदर, क्योंकि प्रीवियस कंडीशन के बेसिस पर चलता है वो। अगर प्रीवियस कंडीशन सारी फॉल्स हो गई तभी एल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो अपने आप रन हो जाती है। तो आपको उसकी कंडीशन देने की जरूरत नहीं। तो एल्स कॉलन एंड देन द नेक्स्ट लाइन। सो इंडेंट ब्लॉक अपने आप आ गया, ये पूरा ब्लॉक क्रिएट हो गया एल्स का। यहाँ पे आपने कोई कंडीशन नहीं दी, बिकॉज इफ कंडीशन बिकम्स ट्रू then else condition will successfully, else statement will successfully run executable। so यहाँ पे मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, प्रिंट नॉट एलिजिबल। सो यहाँ पे इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि अगर आपकी एज 18 से कम होगी, सो यहाँ पे आप नॉट एलिजिबल हो तो एल्स कंडीशन में मूव कर जाएगा, और 18 या 18 से ज़्यादा होगी तो प्रिंट हो जाएगा एलिजिबल। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इट प्रिंट्स। अब यहाँ पे मुझसे एज पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे फिर से 18 एंटर करी, सो 18 करते ही एलिजिबल आया। अब मैं यहाँ पे 12 एंटर करूँगा। पिछली बार जब मैंने 12 एंटर करा था तो प्रोग्राम एक्सिक्यूशन एंड हो गया था, क्योंकि कुछ भी प्रिंट नहीं होता, क्योंकि मैंने कोई कंडीशन दी नहीं थी। सो यहाँ पे अब मैं 12 एंटर करता हूँ, बिकॉज आई हैव ना न्यू कंडीशन। और 12 एंटर करते ही वो चेक करेगा कि क्या 12 पहली कंडीशन में इफ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा। अब उसके बाद क्या है एल्स, तो एल्स पार्ट तो सीधा रन होगा अगर प्रीवियस कंडीशन रन नहीं हो तो यहाँ पे प्रिंट हो गया नॉट एलिजिबल। आप यहाँ पे देख सकते हो कि नॉट एलिजिबल इज exactly printed here। so that is how if and else works। अब एलिफ की बात कर लेते हैं, एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं मार्क्स का। यहाँ पे इसे कर लेते हैं कमेंट आउट, और हमारे पास तीन तरह के अब एलिफ का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे, तीनों को एक साथ इस्तेमाल करेंगे, वो देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे अब एक एग्जांपल ले लेते हैं मार्क्स का। एक स्टूडेंट मतलब एक रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं हम, जिससे कि हम उसके बेसिस पर डिसीजन बनाएंगे कि इफ द स्टूडेंट लाइक हाउ द ग्रेड इज लाइक ग्रेड, मार्क्स के बेसिस पर हम ग्रेड डिक्लेयर करने वाले स्टूडेंट्स के। सो एक रेंज होगी, जैसे कि आपको पता ही है कि मोस्टली 90 से ऊपर मार्क्स होते हैं तो यू गेट अ ए ग्रेड और ए प्लस। देन 80 से 90 के बीच में यू गेट अ ए प्लस, यू गेट अ ए और बी, एंड दैट्स हाउ यू गो ऑन लाइक दैट। सो एक ऐसे ही एक नया वेरिएबल बनाते हैं मार्क्स का, जहाँ पे हम यूज़र से इनपुट लेंगे कि आपके मार्क्स कितने हैं। द यूज़र विल एंटर द नंबर, एंटर द मार्क्स, एंड ऑन बेसिस ऑन दैट विल मेक सर्टेन कंडीशंस। उसके बेसिस पर इफ एल्स, एलिफ और एल्स का हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। एलिफ क्या है यहाँ पे? एलिफ मैंने आपको बताया क्या है। एलिफ का अगर आप तोड़ के देखें तो एलिफ कुछ भी नहीं है, एलिफ कॉम्बिनेशन है एल्स इफ का। एल्स और इफ का कॉम्बिनेशन को ही एलिफ कहते हैं। अगर आप देखिए और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वहाँ पे आपको एलिफ कीवर्ड नहीं मिलता है, उसकी जगह आपको मिलता है एल्स इफ। मतलब एलिफ का काम वहाँ पे एल्स इफ करता है। सो एलिफ इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्स एंड इफ। सो उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि एलिफ क्या है। एलिफ एल्स और इफ का ही एक कॉम्बिनेशन है, जिससे कि हमें एक्स्ट्रा कंडीशंस, मल्टीपल कंडीशंस हम चेक आउट कर सकते हैं उससे। सो लेट्स सी, वी आर टेकिंग अ हियर वेरिएबल, न्यू वेरिएबल मार्क्स इक्वल्स टू इंट दिस टाइम, बिकॉज हम क्या करते हैं मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी हो सकते हैं, तो मार्क्स को क्या रखेंगे ऐसा फ्लोट इनपुट लेते हैं, ताकि बाद में कोई एरर ना आए। फ्लोट की तरह इनपुट लेते हैं, क्योंकि मार्क्स जो है डेसिमल्स में भी हो सकते हैं। इनपुट एंटर योर, और एंटर योर मार्क्स, एंटर योर मार्क्स करके मैंने एंटर मार दिया। अब यहाँ पे एक मैसेज जाएगा यूज़र के पास टू एंटर योर मार्क्स, एंड हियर what I will do is now I will start applying the conditions, I will start making the decisions। so पहले if statement का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि if तो necessary है ही, if के बिना ना elif है और ना ही else है। so पहले if statement का इस्तेमाल करा। अब यहाँ पे क्या करना है, कंडीशन देनी है। शुरुआत करते हैं ऊपर से नीचे तक। ऊपर से नीचे तक कैसे शुरुआत करते हैं, पहले शुरू करते हैं 90 प्लस। इफ़ द पर्सन हैज स्कोर 90 और मोर देन 90 देन ही विल बी अवॉर्डेड ए ग्रेड। ऐसे शुरू करते हैं, ए और ए ग्रेड और ए प्लस ग्रेड ऐसे करते हैं, ठीक है। तो पहले ए प्लस रखते हैं। सो इफ़ मार्क्स, पहले इफ़ कीवर्ड देन द कंडीशन, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, मार्क्स अगर 90 है या 90 से ज़्यादा है तो आपकी जो कंडीशन बनेगी वो ये हो गई, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90। देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रिंट यू गॉट
ए, यू गॉट ए प्लस। सो हमने मैंने लिख दिया यहाँ पे, जैसे ही आपके मार्क्स 90 या 90 से ज़्यादा होंगे तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट होगा यू गॉट ए प्लस। ऐसे ही अब क्या करना है, बिकॉज अब ये ब्लॉक खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया ब्लॉक, तो स्पेस नहीं देंगे यहाँ पे, इफ़ के नीचे से शुरू करेंगे। अब यहाँ पे एलिफ का इस्तेमाल करेंगे बिकॉज वी हैव मल्टीपल कंडीशंस। हम कैसे पता लगाएंगे कि एलिफ का कब इस्तेमाल करना है और डायरेक्ट एल्स का इस्तेमाल कब करना है। देखिए, इफ़ के बाद अगर आपके पास केवल इफ़ एक कंडीशन हो गई, और इफ़ के बाद केवल आपके पास केवल एक ही कंडीशन है, और उसके अलावा जो भी कंडीशन होगी, उस कंडीशन के अलावा जो भी मान लीजिए आपके पास केवल ये कंडीशन होती, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, और इस कंडीशन के लिए आपने प्रिंट कराया यू गॉट ए प्लस। इसके अलावा कुछ भी होता तो आपके पास एक ही स्टेटमेंट होती, तो आप क्या करते, केवल एल्स का इस्तेमाल करते। लेकिन अब क्या है, आपके पास ग्रेड अलग अलग हैं, तो मल्टीपल कंडीशंस हैं मार्क्स के बेसिस पर, तो आप मल्टीपल कंडीशंस के लिए, मल्टीपल ग्रेड्स के लिए आप यहाँ पे मल्टीपल एलिफ स्टेटमेंट्स लगाओगे अकॉर्डिंगली। सो पहले एलिफ इस्तेमाल करेंगे, एलिफ, एलिफ के साथ वही कंडीशन आती है जैसे इफ स्टेटमेंट का होता है, सी एलिफ का होता है, एलिफ कीवर्ड देन मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 रख दिए यहाँ पे। और यहाँ पे अब क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक काम करते हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू की जगह एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जो हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे ना अभी, लॉजिकल ऑपरेटर्स, उनका इस्तेमाल करके देखते हैं चीज़ों को, तो उससे ज़्यादा आसानी होगी चीज़ों को समझने में। अब बात करते हैं, मार्क्स इफ एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 एंड, एंड यहाँ पे लगाया मैंने, एंड मार्क्स लेस देन 90। सो इस कंडीशन का मतलब ये हो गया कि आपके मार्क्स क्या है, या तो मार्क्स 80, एंड लगा दिया मैंने बीच में, एंड का मतलब और, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी आपका एग्जीक्यूशन होगा। तो इसका मतलब क्या है, मार्क्स 80 या 80 से ज़्यादा होने चाहिए और मार्क्स 90 से कम होने चाहिए। 80 या 80 से ज़्यादा, 90 से कम, बिकॉज 90 या 90 से ऊपर पे ए प्लस आ रहा है, सो हमें 90 से कम और 80 या 80 से ज़्यादा पे ए चाहिए, ए ग्रेड चाहिए। सो नाउ वी विल डू enter and there is an indentation, and now it is a complete block here. Now we will print you got a, you got a। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया you got a और ऊपर a प्लस, बिकॉज अब 90 से ऊपर पे a प्लस और 80 से 90 के बीच में a। सो डैट इज़ हाउ दो कंडीशन यहाँ पे हमारी कंप्लीट, दो कंडीशन यहाँ पे सक्सेसफुली बन चुकी हैं। और इसी तरीके से इफ़ और एलिफ का भी इस्तेमाल करा हमने। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि अब ये ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमें यहाँ पे और कुछ लिखना नहीं है, स्टेटमेंट पूरी हो गई, कंडीशन पूरी हो गई, तो अब एलिफ के नीचे से आ जाते हैं, स्पेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अब हम क्या है, अब हमारे पास मार्क्स की कैटेगरी और भी हैं, मल्टीपल कैटेगरीज हैं अभी भी हमारे पास 70 से 80 के बीच में रेंज जाएगी, फिर 60 से 70 के बीच में, फिर उससे बिलो की रेंज आएगी। सो ये सब दे देते हैं। सो अब एक और एलिफ का इस्तेमाल करते हैं, एलिफ, एलिफ नाउ न्यू कंडीशन विल बी मार्क्स, marks should be greater than equals to 70, marks should be greater than equals to 70, 70 या 70 से ज़्यादा, एंड का मतलब इसके साथ ये भी होनी चाहिए चीज़, एंड मार्क्स शुड बी लेस देन 80, मतलब 80 से ज़्यादा पे तो ए ग्रेड आएगा, और 70 से ज़्यादा और 80 से कम के बीच में आपके पास ग्रेड आएगा बी प्लस ग्रेड। सो अब यहाँ पे कंडीशन दे दी हमने, और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी जाके आपका जो एग्जीक्यूशन है वो होगा सक्सेसफुली, वरना एग्जीक्यूशन नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करा जो कि एंड ऑपरेटर है। और एंड की खासियत होती है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी, तभी आपका एग्जीक्यूशन होगा, वरना नहीं होगा। और के अंदर क्या होता है, और लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर ये होता है कि एनी ऑफ दी वन स्टेटमेंट इज ट्रू देन एग्जीक्यूशन इज डन। सो अगर आप एग्जीक्यूशन करना चाहते हो केवल एक कंडीशन के बेसिस पर, तो आप और का इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों में से कोई एक सही हो जाएगी तो एग्जीक्यूशन हो जाएगा। और एंड के लिए आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। सो यहाँ पे अब आपको प्रिंट कराना है, बिकॉज 70 से 80 की रेंज में, तो यहाँ पे बी प्लस प्रिंट कराते हैं, बी प्लस, या फिर ये लिखते हैं, पूरा लिखते हैं जैसे हम लिखते आ रहे हैं, यू गॉट बी प्लस, यू गॉट बी प्लस यहाँ पे लिख लिया। तो यहाँ पे भी ब्लॉक पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एलिफ के फिर से नीचे आ जाते हैं। ब्लॉक पूरा होने के बाद स्पेस नहीं देना है, क्योंकि ब्लॉक के अंदर ही स्पेस देने होते हैं, ताकि एक अलग अलग ब्लॉक डिफाइन हो जाए। तो इफ़ ब्लॉक अलग डिफाइन हो गया, एलिफ अलग हो गया, एक और एलिफ अलग हो गया। अब आ जाते हैं मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 एंड लेस देन 70, उस पर आ जाते हैं। सो एक और एलिफ स्टेटमेंट चाहिए हमें यहाँ पे। जब तक हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो हम एलिफ का इस्तेमाल करते रहते हैं। हम इफ़ का इस्तेमाल बार बार नहीं करते हैं, क्योंकि it is not a good practice or a good, like it takes less
बार बार इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना अच्छा भी नहीं लगता टू रीड। एंड एज अ प्रोग्रामर, एज अ गुड प्रोग्रामर, आपके कोडिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन्हें फॉलो करना चाहिए आपको, ताकि एग्जीक्यूशन टाइम कम से कम हो और कोड आपका ऑप्टिमाइज्ड लगे, बेहतर से बेहतर कोड लिख सकें आप। केवल आउटपुट लाना ही एक प्रोग्रामर की एक खासियत नहीं होती है, आउटपुट कितने एफिशिएंट वे में आप लाते हैं, उसे मैनेज कैसे करते हैं कोड को, वो बेहतर से बेहतर है चीज़ है। क्योंकि कोड लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को करने के 10 तरीके हो सकते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, लेकिन आप सब उन 10 में से आपको कोई एक मेथड ऐसा निकालना है, एक या दो, जो कि सबसे एफिशिएंट वे हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सो दैट इज़ हाउ अ गुड प्रोग्रामर वर्क्स। सो ये चीज़ आपको धीरे धीरे समझ आएगी, लेकिन मतलब अगर आप धीरे धीरे मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे तो आप प्रैक्टिस कर करके चीज़ों को समझ पाएंगे कि आप किसका इस्तेमाल अलग 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 चीज़ों का इस्तेमाल अलग अलग टाइम पे क्यों करते हैं। इसकी इसकी इंपॉर्टेंस आप तब जानेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। सो एलिफ मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। मार्क्स 60 या 60 से ज़्यादा होने चाहिए। एंड मार्क्स शुड बी लेस देन 70, क्योंकि 70 से ज़्यादा पे आपको बी प्लस मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या है, 60 या 60 से ज़्यादा होंगे मार्क्स, और मार्क्स 70 से कम होने चाहिए। 60 या 60 से ज़्यादा और 70 से कम के बीच में रेंज अगर आई तो आपके जो होगा प्रिंट होगा, क्या होगा, दैट इट विल प्रिंटेड यू गॉट बी, यू गॉट बी। सो 70 से ऊपर पे बी प्लस और 60 से ऊपर पे बी। अब अगले एक लास्ट एल्स स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सारी एलिफ स्टेटमेंट्स होने वाली है। एक और एलिफ बनाते हैं, चाहिए ठीक है, एक और एलिफ बनाते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ आए। इस प्रोग्राम को पूरा लिखते हैं तो एक और एलिफ स्टेटमेंट लिखते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या होगी आपकी बार, दैट कंडीशन विल बी मार्क्स विल बी ग्रेटर इक्वल 50, 50 से ऊपर होंगे, और मार्क्स विल बी लेस देन 60, 50 से तो ऊपर होंगे लेकिन 60 से कम होंगे, बिकॉज 60 से ऊपर पे आपको बी मिल रहा है और 50 या 50 से ऊपर पे आपको मिलेगा आप सी प्लस ग्रेड। सो यहाँ पे कंडीशन पूरी हो गई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तभी रन होगा, प्रिंट करेंगे। सो यहाँ पे 50 या 50 से ऊपर और 60 से नीचे की रेंज में आपके पास आएगा दैट यू गॉट सी प्लस, यू गॉट सी प्लस। सो दैट इज़ हाउ इट विल वर्क। अब स्पेस दे देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा ब्लॉक कंप्लीट हो गया। फिर से एलिफ के नीचे और आ जाते हैं, फिर एलिफ लिख लेते हैं दैट इफ़ योर मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 एंड लेस देन 50, तो आपके पास आएगा यू गॉट सी। और उसके बाद हम कर देंगे कि इफ़ योर मार्क्स इज लेस देन 40 देन यू आर फेल। दैट इज़ हाउ वी आर डूइंग दिस प्रोग्राम। सो व्हाट वी विल डू इज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा होंगे, एंड दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट योर मार्क्स शुड बी लेस देन 50, मार्क्स 50 से कम होना चाहिए, क्योंकि 50 से ऊपर आपको मिल रहा है सी प्लस, और 40 से ऊपर और 50 से नीचे आपको मिलेगा एक सी ग्रेड। देन यू हैव टू प्रिंट, आपको प्रिंट करना है यू गॉट सी, यू गॉट सी। अब अगली पे आ जाते हैं। अब क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये ब्लॉक पूरा हो गया तो स्पेस नहीं देंगे, अब एलिफ के नीचे से लिखेंगे। अब मैंने आपसे कहा कि यहाँ तक मेरी सारी कंडीशंस, मल्टीपल कंडीशंस पूरी हो गई। पहली कंडीशन क्या थी कि मार्क्स आपके 90 से ज़्यादा है, 90 या 90 से ज़्यादा है, तो आपको क्या आएगा, आपके पास एक ए प्लस ग्रेड आएगा। मार्क्स 80 या 80 से ज़्यादा है और मार्क्स 90 से कम है, तो आपके पास ए ग्रेड आएगा। मार्क्स 70 या 70 से ज़्यादा है और 80 से कम है, तो आपके पास बी प्लस ग्रेड आएगा। फिर 60 या 60 से ज़्यादा और 70 से कम, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, बी ग्रेड आ रहा है। उसके बाद 50 या 50 से ज़्यादा और 60 से कम में आपके पास सी प्लस, एंड देन 40 से ज़्यादा और 50 से कम में आपके पास सी ग्रेड आ रहा है। सारी कंडीशन हमने लिख ली अच्छे से, लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई करके सब कुछ लिख लिया। अब लास्ट कंडीशन क्या होने वाली, क्योंकि अब ये कंडीशन सारी हो गई। अब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, उसके मार्क्स ना ही 90 से ऊपर है, ना ही 80 से, ना ही 70 से, ना ही 60 से, और ना ही 50 से, ना ही 40 से ऊपर है। किसी स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो बिलो 40 मार्क्स हैं। किसी के स्टूडेंट के जो मार्क्स आ रहे हैं वो बिलो 40 मार्क्स हैं, यानी कि बिलो 40% है। सो उस केस में क्या करेंगे, अभी तक उसकी कंडीशन मैंने लिखी नहीं है, सो वो फाइनल कंडीशन बचती है। दैट मीन्स इफ़ none of these condition is satisfied, then you need to run that condition, that is the if marks are less than 40। so केवल एक सिंगल कंडीशन बचेगी, मतलब उस कंडीशन कब बची, वो मतलब इनमें से कोई सेटिस्फाई ना करी तो वो कंडीशन रन करेगी। तो ऐसी कंडीशन जब भी आती है कि प्रीवियस में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो आपकी नई स्टेटमेंट रन होगी। सो दैट इज द कंडीशन फॉर एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट की यही खासियत होती है कि प्रीवियस जितने भी स्टेटमेंट्स कंडीशन दी हैं आपने, अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो वो अपने आप उसकी स्टेटमेंट रन हो जाती है, उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं देनी पड़ती। सो यू हैव टू यूज एल्स हियर।
जैसी सारी मल्टीपल स्टेटमेंट खत्म हो गई, एल्स का इस्तेमाल करा। एल्स का मतलब अब इनमें से भी कोई स्टेटमेंट नहीं हुई, इनमें से भी कोई मार्क्स नहीं आए बच्चे के। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसके मार्क्स इनमें से कहीं सी रेंज में नहीं पढ़ रहे, उसके मार्क्स किसी और ही रेंज में पढ़ रहे हैं, और कोई और रेंज क्या बची, बस सारी कंडीशन तो हमने लिख ली, रेंज क्या बची 40 से कम पे बची रेंज। तो उसमें क्या लिखेगा ना, क्योंकि कंडीशन कुछ लिखेंगे नहीं, प्रिंट सारी कंडीशन हमने लिख दी, एक कंडीशन बचती है, उसके लिए एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करा, दैट आर यू आर फेल, यू आर फेल यहाँ पे हमने लिख दिया। और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम पूरा हो गया है, हमने सारी स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करा, इफ़ का मल्टीपल एलिफ का इस्तेमाल करा, फिर एल्स का इस्तेमाल करा। कितनी भी एलिफ स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो आप, और कितनी भी इफ़ स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल तभी होता है जब आपकी कोई भी सारी कंडीशंस आप लिख देते हो, और सारी कंडीशंस लिखने के बाद आपको अब एक ऐसी कंडीशन लिखनी है, मतलब आप जानते हो कि अब सारी कंडीशन हो गई हैं, अब कोई कुछ इसके अलावा कुछ आता है तो आप कुछ और प्रिंट करना चाहते हो, तो उस ऐसे जैसे हमने यहाँ पे करा कि हमारे पास मार्क्स की रेंज थी, हमने 90 से ऊपर, 80 से ऊपर, 70 से ऊपर, 60 से ऊपर, 50 से ऊपर, 40 से ऊपर सारी रेंज को लिख दिया। अब बच्चे के मार्क्स जितने में भी आ रहे होंगे इस रेंज के अंदर ही लाई करेंगे, और इस रेंज के अंदर लाई करेंगे तो कंडीशन के हिसाब से वो चेक करेगा और वही चीज़ वही ग्रेड प्रिंट हो जाएगा। अब मान लीजिए बच्चे के मार्क्स जो है इस रेंज के बीच में है ही नहीं, और कौन सी रेंज रहती है, केवल एक रेंज रह रही है जो कि है 40 से बिलो वाली रेंज रहती है, और उसके लिए हमने क्या लिख दिया, एल स्टेटमेंट, दैट मीन्स इफ नन ऑफ दिस स्टेटमेंट्स बिकम्स ट्रू, इफ नन ऑफ द कंडीशन सेटिस्फाइड, देन यू हैव टू रन दिस स्टेटमेंट। सो एल्स अपने आप रन हो जाएगा अगर बच्चे के मार्क्स 40 से कम है तो। अब आप समझ गए होंगे। सो लेट ट्राई टू रन इट एंड टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र। एक बार नया टर्मिनल बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये पूछता है एंटर योर मार्क्स, सो मैंने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिया है तो मार्क्स में यहाँ पे कुछ भी एंटर कर सकता हूँ, डेसिमल पॉइंट में भी एंटर कर सकता हूँ। सो सबसे पहले मार्क्स एंटर करते हैं, कंडीशन वाइज चेक करते हैं, फिर रैंडमली चेक करेंगे। सो यहाँ पे मार्क्स एंटर करता हूँ मैं 90.3 मैंने मार्क्स एंटर करे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो इट सेज एग्जैक्टली, यू कैन सी इट सेज यू गॉट ए प्लस। जैसे ही इसने यू गॉट ए प्लस कहा, एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, आपका प्रोग्राम एंड हो गया। उसके बाद आपने देखी कितनी सारी स्टेटमेंट लिखी, एलिफ 2 3 4 5, टोटल 6 स्टेटमेंट्स हैं आपके पास, 5 एलिफ और एक एल्स। लेकिन उसने पहली स्टेटमेंट पे एंड कर दिया यू गॉट ए प्लस पे। क्यों एंड कर दिया, बिकॉज मैंने आपको बताया था अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उसकी स्टेटमेंट रन होने के बाद आपका प्रोग्राम वहीं एंड हो जाता है। तो इफ़ कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई, मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90 हो गया, तो यू गॉट ए प्लस प्रिंट हो गया, एंड उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू होने की देर है, स्टेटमेंट प्रिंट होती है, एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है। वो तब तक रन करता है जब तक आपकी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। एक तरह से ट्रू कंडीशन जब तक नहीं मिलती आपको तब तक वो चेक करता रहता है। चेक होने के बाद कंडीशन ट्रू हो गई तो नो नीड टू रन, इट स्टॉप्स देयर। सो अब बात करते हैं, अब दूसरी रेंज लेते हैं। अब मार्क्स मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे, मान लीजिए 87 मार्क्स लिखते हैं, अब देखते हैं क्या आता है। सो यहाँ पे आया यू गॉट ए, और अब क्या हुआ, अब देखिए इफ़ कंडीशन इस पे गया, पहले ये इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन ही जाता है, टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करता है, लेकिन हमें जो शो होगा हमें सीधा आउटपुट शो होता है। तो इसकी जो बैकएंड में ये काम करता है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच में ही काम करता है। सबसे पहले क्या गया, 87 मार्क्स लेके पहली कंडीशन पे गया, दैट वॉज इफ कंडीशन, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90। लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि ना ही मार्क्स 90 थे, ना ही मार्क्स 90 से ज़्यादा थे, तो 80 मार्क्स थे। अब ये एलिफ पे आ गया, ब्लॉक कंप्लीट फॉल्स हो गई कंडीशन, तो इसने ब्लॉक को स्किप कर दिया। अभी आ गया एलिफ पे, एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80। इसने देखा कि मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं या 80 है, 80 से तो ज़्यादा है, लेकिन दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करा है, और एंड का मतलब होता है बोथ ऑफ द कंडीशन शुड बी ट्रू, शुड बी सेटिस्फाइंग। सो दूसरी कंडीशन थी मार्क्स 90 से कम भी होने चाहिए। सो 87 90 से भी कम है और 80 से भी ऊपर है। सो दूसरी कंडीशन सक्सेसफुली सेटिस्फाई हो रही है, तो एलिफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट थी यू गॉट ए यहाँ पे प्रिंट हो गया, और वहीं पे एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ, 50 से ऊपर लिख के देखता हूँ, यहाँ पे 54 लिख के देता हूँ। और अब यहाँ पे आ जाइए इस वाली स्टेटमेंट 15 वाले लाइन पे, देखिए आप एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स 50 एंड लेस देन 60, यू गॉट सी प्लस। देखते हैं सी प्लस आता है या नहीं। सो देखिए यहाँ पे आ गया यू गॉट सी प्लस। सो दैट इज हाउ इट इज वर्किंग फाइन, कम्प्लीटली फाइन। केवल स्किप करके सबको उसी पे जंप करेगा जहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। चेक तो सबको करता है वो, लेकिन प्रिंट आपको वही देखने को मिलेगा, आउटपुट आपको वही देखने को मिलेगा जहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बाकी वहाँ पे जैसी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, वहीं पे एग्जीक्यूशन रुक जाएगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब बात करते हैं 40 से कम पे। अब हमने यहाँ तक तो सब देख लिया, अब देखते हैं कि 40 से मार्क्स अगर कम आ रहे हैं आपके, उसके लिए तो हमने कोई रेंज लिखी नहीं, लेकिन हमने लास्ट में लिखा है एल्स प्रिंट यू आर फेल। एल्स प्रिंट यू आर फेल का मतलब ये है कि अगर इनमें से कुछ भी सेटिस्फाई नहीं होता तो यू हैव टू प्रिंट दिस स्टेटमेंट दैट यू आर फेल। सो इनमें से सारी कंडीशन लिख दी हमने, सारी रेंज लिख दी, केवल एक रेंज बचती है 40% से नीचे की। तो अगर आपके 40% से नीचे मार्क्स आ रहे हैं
इफ़ यूज़र एंटर समथिंग बिलो 40 मार्क्स, सो उसका डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा यू आर फेल। सो अब लिख के देखते हैं। मैं क्या करता हूँ 39 मार्क्स लिख के देता हूँ डायरेक्टली और देखते हैं क्या आता है। देखिए यहाँ पे क्या है, यू आर फेल। सो दैट मीन्स सारी कंडीशन जो है वो फॉल्स थी, सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, ना ही इफ़ वाली ना ही कोई एलिफ वाली। सबसे सबसे ऊपर से टॉप से बॉटम तक वो आता रहा, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, सारी कंडीशन फॉल्स थी। तो सब कंडीशन फॉल्स होने के बाद वो सीधा एल्स पे जंप कर गया, और एल्स पे जंप करने के बाद कंडीशन चेक नहीं की जाती कोई भी, क्योंकि एल्स का मतलब होता है जब कोई भी कंडीशन रन ना करे तो इसको रन करो। सो एल्स में आके स्टेटमेंट रन कर दी उसने, यू आर फेल। सो दैट इज हाउ इट्स वर्किंग। सो that is the thing, that is the way you use the conditional statements, that is the way to make decisions using conditional statements, and that is the way to write programs in python using these statements. So बस आपको याद रखने की चीज़ ये है। अब आपको पास स्टेटमेंट के बारे में मैंने बता दिया कि अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट के अंदर आपको इफ स्टेटमेंट है या फिर एलिफ स्टेटमेंट है और आपको उसके अंदर कुछ लिखना, अभी आपको पता नहीं कि उसके अंदर क्या लिखना है आपको, लेकिन आपको इफ कंडीशन लगानी है, इफ कीवर्ड का यूज़ करना है, कंडीशन लगानी है, लेकिन आपको उसके अंदर स्टेटमेंट नहीं पता आपको क्या प्रिंट करवाना है, क्या आउटपुट चाहिए। तो आप क्या करते हो, पास स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हो, बस स्टेटमेंट की जगह पास कीवर्ड लिख देते हो। उससे क्या होता है, पाइथन जो होता है टेम्परेली उसे स्किप कर देता है, उस ब्लॉक को, पूरे इफ ब्लॉक को या एलिफ ब्लॉक को स्किप कर देता है, उसे चेक नहीं करता है ताकि एरर भी ना आए। बिकॉज इफ स्टेटमेंट अगर आप लिख रहे हो और उसके साथ कंडीशन लगा रहे हो तो उसके अंदर अगर कुछ भी नहीं होगा ना, पूरे ब्लॉक खाली होगा, तो पाइथन एरर थ्रो करता है, क्योंकि इफ स्टेटमेंट कैन नॉट बी ब्लॉक, लाइक वो एम्प्टी नहीं हो सकती। इफ ब्लॉक जो है एम्प्टी नहीं हो सकता कभी भी, ना ही एलिफ हो सकता, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई स्टेटमेंट होनी ही चाहिए जो आपको एग्जीक्यूट करनी है, क्योंकि ये सिंटेक्स है, बेसिक सिंटेक्स। और अगर आपको बेसिक सिंटेक्स को लाइक ओवरकम करना है और राइट करना है, तो आप क्या करते हो, पास कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो। इससे क्या होता है, आपका टेम्परेली स्किप कर देता है वो उस ब्लॉक को, कंप्लीट ब्लॉक को, और नेक्स्ट पे मूव कर जाता है। और बाद में जब आपको पता चल जाए कि आपको कौन सी स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट यू हैव टू राइट इन इट, सो यू विल जस्ट रिमूव द पास statement or pass keyword, and just you will write there the statement you want to print, and you will run and it will be executed normally. So that is how it works. हमने if पढ़ लिया, हमने elif भी पढ़ लिया, हमने पढ़ा else कैसे काम करता है, then we studied about indentation, then we studied about nested if के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि और नेस्टेड इफ के अंदर पढ़ा कि हमने इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक बार आपको इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, इफ़ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट कैसे करते हैं। सिंपल ये मार्क्स वाले ले लेते हैं, लेकिन इन सबको जो है कमेंट आउट कर देते हैं। इनपुट ले लेते हैं यूज़र से, मार्क्स का इनपुट तो लेंगे ही, और ये सब कमेंट आउट कर लेते हैं। मार्क्स का इनपुट तो ले लिया हमने यूज़र से, वो कमेंट नहीं करा, तो मार्क्स का इनपुट आएगा यूज़र से। अब हम क्या कर रहे हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को समझेंगे। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कैसे काम करती है, पहले बाहर वाली को चेक करेंगे, फिर अंदर वाली को। बाहर वाली सेटिस्फाई होगी तभी अंदर वाली पे रन हुआ, तभी अंदर वाली चेक होगी। अगर बाहर वाली फॉल्स हो गई तो अंदर पे आएगा ही नहीं वो, जैसे हमने इफ़ और एलिफ में पढ़ा वही होता है। जैसे कि इफ़ हमने लिखा मार्क्स, कोई भी कंडीशन लिख लेते हैं, कोई भी एक कंडीशन, इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन, लाइक इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, सो इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, उसके बाद हमने दे दिया कॉलन। सो हमने यहाँ पे क्या करा, केवल इफ स्टेटमेंट का सिंपल सिंटेक्स लिखा है, पहले इफ कीवर्ड एंड देन वी हैव देन वी रोट द कंडीशन दैट मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, मार्क्स 90 या 90 से ज़्यादा होंगे, कॉलन लगा दिया। देन इंस्टेड ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट, जो कि हमें एग्जीक्यूट करनी है, लेकिन स्टेटमेंट की जगह हमें यहाँ पे नेस्टेड इफ कंडीशन का इस्तेमाल करना है। तो इफ़ के अंदर इफ़ का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। सो पहले क्या चेक करेगा कि अगर मार्क्स 90 या 90 से ज़्यादा हैं, तो वो अगर वही ट्रू हो गई बात, तो अंदर वाली स्टेटमेंट पे आएगा वो, उसके बाद स्टेटमेंट प्रिंट करेगा एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे एक और इफ स्टेटमेंट है कि इफ़ मार्क्स लेस देन 100, लेस देन इक्वल्स टू 100, लेस देन इक्वल्स टू 100, अगर मार्क्स 100 या 100 से कम है, सो ये दूसरी कंडीशन हो गई। और उसके अंदर हमने स्टेटमेंट लिख दी प्रिंट, लाइक यू, लाइक हम लिख देते हैं यू टॉप द क्लास, यू टॉप द क्लास, ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे हो गया। अब इसी को समझिए मैंने करा क्या है यहाँ पे, मैंने पहले एक नॉर्मल इफ़ स्टेटमेंट ली। हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, इफ़ स्टेटमेंट इनसाइड इफ़ स्टेटमेंट। और इसका एग्जीक्यूशन कैसे फ्लो करता है, एग्जीक्यूशन फ्लो क्या होता है, पहले बाहर वाली स्टेटमेंट चेक होती है, बाहर वाली मीन्स दैट फर्स्ट वन, ये चेक होगी पहले, ये वाली इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90। उसके बाद कॉलर लगा के अंदर एक और नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट, एक अंदर इफ स्टेटमेंट लिखेंगे। वो कब चेक होगी, अगर बाहर वाली ट्रू होगी तभी वो चेक होगी, वरना वो चेक नहीं होगी, आपका एग्जीक्यूशन वहीं रुक जाएगा। अगर बाहर वाली इफ स्टेटमेंट
it's if it's true then only the inner if statement will run, will be checked. सो बाहर वाली चेक हुई 90, मान लीजिए मार्क्स 90 हैं, सो 90 वाली 90 या 90 से ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो पहली इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो इसने क्या करा, इट मूव्ड ऑन टू द इनर कंडीशन, द नेस्टेड इफ कंडीशन। सो दूसरी कंडीशन क्या थी अंदर की तरफ, कि मार्क्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100, मार्क्स जो है 100 या 100 से कम होने चाहिए। सो यहाँ पे ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करके, बिकॉज 90 मार्क्स हैं, सो पहली कंडीशन सेटिस्फाई करके अंदर आया तो 100 से कम भी है 90। सो उसके बाद क्या करेगा, वो उसके अंदर जो स्टेटमेंट है उसे प्रिंट कर देगा डायरेक्टली। केवल सेम एग्जीक्यूशन फ्लो है, बस आपको याद रखना है पहले बाहर वाली चेक होगी, और बाहर वाली अगर ट्रू होगी तभी अंदर वाली चेक होगी, और उसके बेसिस पर स्टेटमेंट रन होगी। सो यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है एंटर योर मार्क्स, एंटर मार्क्स करके देखते हैं 91। अब देख रहे हैं 91 जो है पहली वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 90 से ऊपर है, और दूसरी वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, 100 से कम है। पहली वाली चेक करी, पहली वाली सेटिस्फाई हुई, दूसरी पे मूव करा, दूसरी भी सेटिस्फाई करी। अब क्या प्रिंट होना चाहिए, यू टॉप द क्लास, यहाँ पे प्रिंट हो चुका है सक्सेसफुल, यू कैन सी। अब सो दैट इज़ हाउ दिस वर्क्स। अब मान लीजिए आपने इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल तो करा, और उसके अंदर एक नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करा। अब ये कंडीशन मान लीजिए कि कोई मैंने ऐसा मार्क्स प्रोवाइड करे, मान लीजिए मैंने मार्क्स प्रोवाइड करे समथिंग लाइक 101 जैसे मार्क्स प्रोवाइड करे, या फिर मैंने प्रोवाइड करे 80 मार्क्स। 80 मार्क्स में अगर पहली कंडीशन चेक करूँ, सो 80 मार्क्स के लिए पहली कंडीशन तो जो होगी वो फेल हो जाएगी, क्योंकि पहली कंडीशन क्या कहती है कि मार्क्स आपके 90 या 90 से ऊपर होने चाहिए, और 80 मार्क्स ना ही 90 है ना 90 से ऊपर है। तो इफ़ कंडीशन फेल हो गई तो नेस्टेड इफ़ जो उसके अंदर इफ़ स्टेटमेंट है वो तो चेक ही नहीं होगी। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में तो हमारे पास एग्जीक्यूशन रुक जाएगा कंप्लीटली, वो ब्लैंक आएगा जैसे कि हमारा पहले आ रहा था नॉर्मल इफ स्टेटमेंट में। अब रन करके देखते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं 80। अब 80 के बाद यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूशन रुक गया है, आपका प्रोग्राम एंड हो गया, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों प्रिंट नहीं हुआ, बिकॉज वी हैवंट प्रोवाइडेड सर्टेन कंडीशन फॉर द मार्क्स विच आर नॉट लाइंग इन दिस रेंज। इस रेंज में इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई नहीं कर रहे उनके लिए हमने कोई प्रोवाइड ही नहीं करी कोई कंडीशन। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास रेंजेस नहीं, डिफरेंट एलिफ स्टेटमेंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे पास केवल एक कंडीशन थी, उसके अंदर एक नेस्टेड कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी, 90 या 90 से ऊपर होने चाहिए मार्क्स, अगर हैं तो अंदर वाली स्टेटमेंट पे आ जाओ, 100 से कम हो या 100 के बराबर होने चाहिए, अगर हैं तो प्रिंट कर दो यू टॉप द क्लास। अब इसके अलावा हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है। अब मान लीजिए एक ही इफ स्टेटमेंट है, मेन इफ स्टेटमेंट ये वाली है जो बाहर वाली है। सो एक इफ स्टेटमेंट के लिए हम यहाँ पे एक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, केवल 90 या 90 से ऊपर है, नहीं है तो सिंपल हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी। अब सोचिए कि जब हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन आती है जब प्रीवियस कंडीशन कोई भी काम नहीं करती, कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होती, दैट प्रीवियस कंडीशन व्हेन प्रीवियस कंडीशंस आर फॉल्स, सो केवल वही कंडीशन रन करती है, नई वाली कंडीशन रन करती है। ये किस केस में होता है, ये होता है एल्स के केस में। अभी मैंने आपको बताया कि अगर सारी प्रीवियस वाली कंडीशंस अगर फेल हो जाती हैं तो एल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट होती है वो रन हो जाती है विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन, क्योंकि एल्स की कंडीशन नहीं होती। कंडीशन यही होती है कि प्रीवियस वाली रन नहीं होनी चाहिए, प्रीवियस वाली सारी कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए, तभी वो प्रिंट करेगा उसकी स्टेटमेंट को। सो दैट इज़ हाउ वी आर डूइंग दिस। सो बाहर वाले इफ़ के लिए, अंदर वाले के लिए नहीं, अंदर वाला तो नेस्टेड इफ है, उसके लिए नहीं लिखेंगे हम बाहर वाले के लिए, अंदर वाले के लिए भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें बाहर वाले के लिए लिखना है फिलहाल, बिकॉज वी वांट फॉर द मेन, हमें मेन के लिए चाहिए, क्योंकि अगर मार्क्स मान लीजिए 90 से अलग है, 90 से कम है मार्क्स, सो वो एल्स स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हो पाएगी अगर हमने नेस्टेड इफ में एल्स स्टेटमेंट लिख दी। अगर मैंने इंडेंटेशन लगा के एल्स स्टेटमेंट लिख दी, दैट मीन्स वो भी एक नेस्टेड एल्स स्टेटमेंट हो गई, और वो काम तभी करेगी जब अंदर वाली सिचुएशन जो है फॉल्स होगी। और अंदर वाली सिचुएशन से पहले फॉल्स क्या होनी, फॉल्स ट्रू क्या होनी चाहिए, बाहर वाली सिचुएशन, तभी तो अंदर वाली सिचुएशन चेक करेगा। तो पहले हमें एल्स स्टेटमेंट चाहिए बाहर के लिए, और अंदर के लिए तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास कंडीशन ही नहीं है इतनी भारी भरकम, तो बस 100 या 100 से कम होने चाहिए मार्क्स। तो एल्स में हमने क्या करा, यहाँ पे बाहर वाले के लिए हमने एक एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करा, प्रिंट, और उसके बाद एक ब्लॉक बना लिया उसका, और प्रिंट करेंगे लाइक समथिंग लाइक एनीथिंग लाइक यू आर जस्ट पास, यू आर जस्ट पास लिख देते हैं, यू आर जस्ट पास, यहाँ लिख दिया आपने यू आर जस्ट पास, और ख़त्म करते हैं इसे यहाँ पे। अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। अब मैं मार्क्स लेने वाला हूँ 80 मार्क्स लेने वाला हूँ दोबारा से। अभी जब मैंने 80 लिए थे तो एग्जीक्यूशन खत्म हो गया था, प्रोग्राम एंड हो गया था, कुछ भी रन नहीं हुआ था, कुछ भी शो नहीं हुआ था। अब देखते हैं 80 पे क्या शो होता है। 80 लिखते ही देखिए पहली कंडीशन जो थी मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, वो फेल हो गई। उसके फेल होते ही अंदर वाली कंडीशन चेक ही नहीं होगी, अगर बाहर वाली फेल हो गई तो अंदर वाली चेक ही नहीं होगी। यही ब्यूटी है, दैट इज़ द इंपॉर्टेंस, दैट इज़ द वे, दैट इज़ द वे ऑफ फ्लो, दैट इज़ द लाइक पूरा एग्जीक्यूशन फ्लो है ये नेस्टेड इफ़ का। अगर बाहर वाली जो है आपकी ट्रू नहीं हुई, बाहर वाली कंडीशन फेल हो गई, तो अंदर वाली पे वो आता ही नहीं है चेक करने के लिए। सो 80 डालते यहाँ पे क्या है, यू आर जस्ट पास, दैट मीन्स बाहर वाली
जो इफ़ कंडीशन थी वो सेटिस्फाई नहीं हुई तो उसने नेस्टेड वाली चेक ही नहीं करी। उसके बाद वो सीधा आ गया अगले ब्लॉक पे, अगला ब्लॉक उसने देखा एल्स स्टेटमेंट थी, और एल्स के लिए कोई कंडीशन चाहिए नहीं होती, जो उसके अंदर था उसने वो प्रिंट कर दिया दैट यू आर जस्ट पास। सो दैट इज हाउ दीज थिंग्स वर्क्स। सो आई थिंक नाउ you understood how these conditional statements works together, how these combination works together. You can use if independently, you can use nested if, you can use if with elif, you can use if with else, you can use if elif else together, you can use multiple elif statements according to your requirements of the question, requirements of the program. और केवल एक चीज़ याद रखने वाली है कि आपको इफ़ स्टेटमेंट जो है हमेशा यूज़ करनी है, क्योंकि इफ़ के बिना कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बोथ ऑफ दी स्टेटमेंट्स एलिफ एंड एल्स दोनों ही इफ़ पे डिपेंडेंट हैं। अगर ये इफ़ स्टेटमेंट नहीं होगी तो ना ही एलिफ रन करेगी ना ही एल्स रन करेगी, क्योंकि पहले तो आपको शुरुआत करनी है ना किसी कंडीशन से। अगर हम शुरुआत कैसे करते हैं, हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, जैसे कि हमने बात करी थी सुबह, मान लीजिए कि हमने बात करी थी मार्क्स का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मेरे मार्क्स 90 या 90 से ज़्यादा हैं, सो आई गॉट एन ए प्लस, मुझे ए प्लस ग्रेड मिलेगा। अगर ध्यान से सुनिए, अगर मेरे मार्क्स 90 या 90 से ज़्यादा हैं तो मुझे ए प्लस ग्रेड मिलेगा। आप इसे पाइथन प्रोग्रामिंग करते हैं तो आ जाता है अगर की जगह इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 देन प्रिंट ए प्लस ग्रेड। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। उसके बाद नहीं तो या फिर, उसके बाद आता है या फिर, अगर के बाद आता है या फिर। पहली कंडीशन तो होती है, और जब हम बोलते हैं कोई चीज़ को, कोई बात को बोलते हैं तो पहले शुरुआत तो एक कंडीशन से करते हैं ना, ऐसी इफ स्टेटमेंट है यहाँ पर। शुरुआत के लिए आपको एक स्टेटमेंट चाहिए कि पहले शुरुआत तो करेंगे आप, जैसे कि अगर मेरे मार्क्स 90 या 90 से ज़्यादा होंगे सो मुझे ए प्लस ग्रेड मिलेगा, या फिर मेरे मार्क्स 90 से कम होंगे, 80 से ज़्यादा होंगे तो मुझे एक ए ग्रेड मिलेगा। सो मैं डायरेक्टली कैसे आ सकता हूँ इस कंडीशन पे कि अगर मैं डायरेक्टली कैसे बोल सकता हूँ या फिर मेरे मार्क्स 90 से कम या 80 से ज़्यादा होंगे, या फिर तो मतलब इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस। पहले आपको पहली कंडीशन चाहिए कि आपके मार्क्स 90 या 90 से ज़्यादा होने चाहिए, दूसरी कंडीशन पे आप कैसे आ सकते हो बिना पहली के। तो डैट इज़ हाउ यही एग्जीक्यूशन फ्लो है। पहले आप इफ स्टेटमेंट लिखते हो, उसके बाद आप मल्टीपल एलिफ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इसके बाद एल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इफ़ और एलिफ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इफ़ और एल्स एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो, और तीनों का एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो। डैट इज़ हाउ दिस थिंग्स वर्क्स। पास स्टेटमेंट का मैंने आपको तरीका बताया कि पास लिखते हैं आप तो योर करंट ब्लॉक गेट स्किप, वो स्किप हो जाता है टेम्परेरीली, तो उससे कोई एरर शो नहीं होता है। बाद में आपको जो भी स्टेटमेंट उसके अंदर लिखनी है वो आप लिख सकते हो। सो दैट इज़ हाउ दीज थिंग्स वर्क्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।